कि 5,000 रुपए एसआईपी में डाल देते हैं और इसके अलावा कुछ इन्वेस्ट नहीं करते। उनको लगता है कि आज से 10 साल बाद 20 साल बाद इनके पास इतने करोड़ रुपए होंगे कि इन्फ्लेशन वगैरह कुछ समझाते नहीं है। और फिर जब 20 साल बाद उनको रियलिटी चेक मिलेगा कि भाई आज के 2 करोड़ रुपए तो उतने मायने नहीं रखते। जितने भी ट्रेडर लोग होते हैं, इन लोगों का जहां तक मैंने देखा है पूरा धंधा इस पे चलता है कि दुबई में जाके कोई गाड़ी रेंट कर ली, फिर उसके क्लिप्स चलाते हैं। जो ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, आपको लग रहा है डर का धंधा करते हैं, इनसिक्योरिटी का धंधा करते हैं? डू यू थिंक? पे एक ट्रेडर को एक्सपोज करते हुए वीडियो भी बनाया था, पर उस ट्रेडर के पास मेरे से ज्यादा पैसे भी थे और मेरे से ज्यादा पावर भी थी, तो उसने वो वीडियो ही टेक डाउन करवा दी। नाम लेना चाहोगे उसका? तो उनका पॉडकास्ट उन्होंने राज शमानी पे डलवाया था, वो डिलीट हो गया था। अमीर कैसे बने, इस तरह के इनके कोर्सेज हैं और लोग खरीद रहे हैं। जब मुझे पता चला कि इनकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है, तो मुझे समझ में आया कि ड्रीम सेलिंग कितनी जबरदस्त तरीके से इंडिया में काम करती है। कोई सिगरेट या कुछ लेके बैठेंगे, कोई कार के सामने एडिट चल रहा होगा, या हर बार एक एडिट होगा जिसके अंदर ये कोई कार को अनबॉक्स कर। मेरे को खुद को कंपनी से, ब्रोकर से ऑफर आया है कि यार हम ना आपको एक अकाउंट देंगे, आपको 1 लाख रुपए का बैलेंस दे देंगे, वो डेमो अकाउंट होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि वो डेमो अकाउंट है। मतलब ये भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, नाम नहीं लूंगा वापस, पर इन्होंने मेरे को एक सबसे बड़ा स्कैम इंटरनेट पे चल रहा है, मतलब क्रिप्टो करेंसी, और पता नहीं कितने में आपको ऐसा ऑप्शन दिखा दूंगा। यहाँ पे बोला जाएगा कि इसके बाद आपको काम नहीं करना, पैसा घर बैठ के आएगा। हमारे जैसे पॉडकास्ट होंगे, लोग क्लिप्स देखेंगे तो ही उनको थोड़ी एजुकेशन मिल पाएगी। नहीं, ये तो बैठ के डांस देख रहे हैं, पतली कमरिया तोरी हाय हाय हाय। ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। So, welcome to the national program, the Nikhil Gambi Show. How are you, sir? Hi, I'm doing good. Thank you so much for having me. वंडरफुल। पहले तो मैं बता दूं पूरी ऑडियंस को कि जो सामने हस्ती बैठी है नॉर्मल हस्ती नहीं है, सिर्फ 21 साल के यंगस्टर हैं। अर्पित शर्मा फिटनेस फ्रीक हैं और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं। पूरे भारत में इनका इन्फ्लुएंस ज़बरदस्त तरीके से छा रहा है। हज़ारों इनके स्टूडेंट्स बनते जा रहे हैं सिर्फ 21 साल की एज में। ही इज़ डूइंग CFA और कमाल की फाइनेंस नॉलेज रखते हैं, मतलब पैसा बचाना, इन्वेस्ट करना और मल्टीप्लाई करना बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। सो आज के पॉडकास्ट को स्टार्ट करें? बिल्कुल जी, स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द पॉडकास्ट, जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। हमने आपके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की, हमारी टीम ने की, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की, आपके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। और हमने क्या किया, हमारे बहुत सारे लोग जो हमें जानते हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे आपके लिए क्वेश्चंस मंगवाए कि आपसे पॉडकास्ट में क्या क्वेश्चंस पूछें। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे, इंस्टाग्राम पे, मेल पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे। हमने सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए। एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, सारे क्वेश्चंस निकाले, फिल्टर करके और बाहर फेंक दिए, और अनफिल्टर्ड क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। ये पॉडकास्ट की थीम है ब्रूटली ऑनेस्ट पॉडकास्ट, जहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे अटैकिंग, डिस्टर्बिंग एंड डार्क। पूरी तरह रेडी है? बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अटपटे सवाल चटपटे जवाबों की कहानी हम शुरू करते हैं। ठीक है। पहला सवाल ही कुछ ऐसा है, SIP, क्या आपको लगता है SIP का जो ऑब्सेशन है ये वेल्थ क्रिएट नहीं करता, बस मेंटली आपको ये सेटिस्फाई कर देता है कि यार आप पैसा बन रहा है, टेंशन मत लो, बट पैसा बन नहीं रहा होता? देखो यार, ये जो SIP का कॉन्सेप्ट बेचा जाता है ना, स्पेशली हम देखते हैं कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग हमें एक्सेल शीट खोल के दिखा देते हैं कि 20 साल में कितना बनेगा, 30 साल में कितना बनेगा, और लोग भी कहीं ना कहीं खुश हो जाते हैं अपनी 1,000 रुपए की SIP करके, 2,000 रुपए की SIP करके। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि यार आप SIP करो, ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है जिनसे पैसे हाथ में बचते नहीं है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि भाई नई नई नौकरी लगी है, सारे पैसे उड़ा देंगे, कॉलेज में सारे पैसे उड़ा देंगे। तो इन लोगों के लिए एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड करने का अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप, मतलब मैंने देखा है, मेरे दोस्तों ने, इनफैक्ट खुद काफी सारे ऐसे लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि 5,000 रुपए SIP में डाल देते हैं और इसके अलावा कुछ इन्वेस्ट नहीं करते। उनको लगता है कि आज से 10 साल बाद 20 साल बाद इनके पास इतने करोड़ रुपए होंगे। लेकिन जो बाकी के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि इन्फ्लेशन वगैरह कुछ समझाते नहीं है। और फिर जब 20 साल बाद उनको रियलिटी चेक मिलेगा कि भाई आज के 2 करोड़ रुपए तो उतने मायने नहीं रखते, तो फिर तब जाके उनको वो रियलिटी चेक मिलेगा। तो SIP ठीक है, एक अच्छा इंजन है, गंदा नहीं है, लेकिन उसका असली बेनिफिट क्या है कि लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर कोई एग्जाम्पल देके समझाना चाहो किसी कॉलेज स्टूडेंट को, किसी छोटे बच्चे को, कि वो SIP की तरफ जा रहा है, वो SIP की तरफ ना जाए, अपना पैसा बचा ले, तो कैसे समझाओगे इन्फ्लेशन को साथ में कंसीडर करते हुए? यार तो मैं बच्चे को मतलब यही बोलूंगा कि SIP को एक ऐसा टूल देखो जो बस सेविंग्स करने के लिए तुम उधर डाल रहे हो, और यंग एज में स्पेशली अगर आप यंग हो तो आप SIP पे डिपेंड नहीं रह सकते कि आपको अमीर बनाएगी। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अभी 1 लाख रुपए की इनकम है तो आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप इस 1 लाख को 1.5 लाख कैसे ले जाएं, 2 लाख कैसे ले जाएं, क्योंकि अर्ली एज में ये करना बहुत आसान है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और फिर ये चीज पर टाइम स्पेंड करेंगे कि हमें 10% रिटर्न मिल रहा है, 12% रिटर्न मिल रहा है, पर वो ये चीज भूल जाएंगे 1 लाख का 10% भी आप निकालोगे तो 10,000 है, 12% 12,000 है, तो वो 2,000 रुपए मायने नहीं रखता है। जब तक आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं बढ़ा होगा, ये सब उतना मायने नहीं रखता है।
ठीक है, अब थोड़ी सी और कड़वी बात करते हैं। हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आपको लगता है कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो एक्चुअली में एजुकेट करने पे फोकस नहीं कर रहे हैं ऑडियंस को? वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट पुश कर रहे हैं या बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उनकी कमीशन ज्यादा है? बिल्कुल, ये तो होता ही है यार इंडस्ट्री में। जैसे यूलिप आप जानते होंगे, ऑडियंस भी जानती होगी, जहाँ पे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ में करके बेचे जाते हैं। तो ये तो बहुत सारा है कि सारे लोग वही प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, बताते हैं, जिसके अंदर उनका कमीशन सबसे ज्यादा होता है। इनफैक्ट जैसे यूलिप वगैरह जो चलता है उसके अंदर तो जो भी पहले साल का इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी ये लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं, इनको 20% 25% कमीशन मिलता है उस पे। ओके। तो अगर कोई पता लग रहा है कि पूरे साल भर में लेट्स से 1 लाख 1.5 लाख रुपए डाल रहा है, तो उसमें से 20-25 हजार तो ये सिर्फ कमीशन खा लेते हैं बीच के। अच्छा जी। हाँ। अरे बाप रे। तो आपको लग रहा है ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि आप भी एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हो। बिल्कुल। जो ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, आपको लग रहा है डर का धंधा करते हैं, इनसिक्योरिटी का धंधा करते हैं? डू यू थिंक दैट? देखो ये तो होता ही है, देखो बिल्कुल आई अग्री। कैसे होता है, मुझे एक्सप्लेन करो। क्योंकि यार हमेशा आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंस मतलब दिखाया जाता है कि अगर आपने पैसे सेव नहीं करे तो आपके साथ ये हो जाएगा। अगर एफडी होगा तो एफडी में दिखाया जाएगा कि भाई आपका रियल रिटर्न जो है वो नेगेटिव है। आपको एफडी पे 7% दिखा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन ही 8-9% का है, तो जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो -2% है। तो वो डर कहीं ना कहीं जरूरत है। और आई फील ऐसा है कि ये डर जरूरत है लोगों को पता चले। अगर आप उनको हर चीज पॉजिटिव करके बताओगे, लोग देखेंगे ही नहीं आज के टाइम पे। अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है कि लोग डिसाइड ही नहीं करेंगे। अगर आप बोलोगे कि से ये करो तो थोड़ा डर तो बेचना ही पड़ता है यार। और ये हर इंडस्ट्री में चल रहा है, सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा फाइनेंस में, आप फिटनेस में देख लीजिए। लोग बोलते हैं अगर आप मोटे हो गए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अंडर वेट है तो ये हो जाएगा। तो वो तो आई थिंक हर जगह ही चलता है। एआई में चल रहा है, अगर आपने एआई का कोर्स नहीं सीखा तो आपकी जॉब चली जाएगी। तो हर चीज कहीं ना कहीं डर से ही बेची जाती है मेरे मामले में। राइट। तो मैं ये मानता हूँ कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है ना, ये डर को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोनेटाइज करते हैं। राइट। मेरी घड़ी देखो, मेरा चश्मा देखो, मेरी कार देखो, अपना लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ज़बरदस्त तरीके से अपने कोर्सेज बना के बेचते हैं, और लोग कोर्सेज खरीद रहे हैं क्योंकि वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। उनको लगता है शायद वो कोई प्रोसेस खरीद रहे हैं। राइट। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? आप चाहे नाम ना लें। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं ऐसे लोगों से जेन्युइनली हेट करता हूँ। ओके। क्योंकि स्पेशली अगर मैं आपको, और फाइनेंस तो फिर भी काफी ब्रॉड टर्म होता है। फाइनेंस में पर्सनल फाइनेंस आ जाता है, इन्वेस्टमेंट्स आ जाता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग, पर ये जितना भी ट्रेडिंग वाला सेक्टर है ना, ये जो चीज आप बता रहे हैं कि वहां पे काफी ज्यादा चलता है। मतलब जो भी पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस विद शरण हो गया, वो थोड़ा ज्यादा पर्सनल फाइनेंस की तरफ है, तो वो इतना सब नहीं करता है वहां पे। लेकिन जितने भी ट्रेडर लोग होते हैं, इन लोगों का जहां तक मैंने देखा है पूरा धंधा इस पे चलता है कि दुबई में जाके कोई गाड़ी रेंट कर ली, ये कर लिया और वो कर लिया, फिर उसके क्लिप्स चलाते हैं। तो मेरे को तो पर्सनली ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद है। और इनफैक्ट मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने इस पे एक ट्रेडर को एक्सपोज करते हुए वीडियो भी बनाया था। अच्छा। और उस वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज आए होंगे लगभग। अच्छा। और पर उस ट्रेडर के पास अपेरेंटली मेरे से ज्यादा पैसे भी थे और मेरे से ज्यादा पावर भी थी, तो उसने वो वीडियो ही टेक डाउन करवा दिए। अच्छा। पर मैं इतना अगेंस्ट हूँ कि मैंने बैठ के पूरी उसका खाता खोला कि कैसे इसने ये किया और पूरा एक्सपोज किया था उसको। तो इस मामले में तो मेरे को ऐसे लोगों से जो कि लाइफस्टाइल बेचते हैं उनसे काफी नफरत है। नाम लेना चाहोगे उसका जिनको आपने एक्सपोज किया था? नाम तो अगर मैं हिंट दे दूं तो उनका पॉडकास्ट उन्होंने राज शमानी पे डलवाया था, वो डिलीट हो गया था। तो ये तो इस ऑडियंस को पता लग जाना चाहिए। गॉट दैट। हाँ ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, इनका तो मैं नाम ले लेता हूँ चौड़े में। ठीक है। इनका नाम है देव गढ़वी। नाम सुना हुआ है? नहीं, मैंने नाम नहीं। ठीक है। ये बड़े प्यारे इन्फ्लुएंसर हैं। ये कहते हैं कि मेरा काम है लोगों को रिच बनाता हूँ, ओके, थ्रू विच आई ऑटोमेटिकली गेट रिच। मतलब मैं उनको रिच बनाऊंगा, मैं ऑटोमेटिकली रिच बन जाऊंगा। जब हमने समझा कि इनका प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ये बता रहे हैं कि अमीर कैसे बने, ओके, बिजनेस कैसे खड़ा करे नहीं, सेल्स कैसे करे नहीं, फाइनेंस कैसे करे नहीं, अमीर कैसे बने, ओके, इस तरह के इनके कोर्सेज हैं और लोग खरीद रहे हैं। ओके। जब मुझे पता चला कि इनकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है, तो मुझे समझ में आया कि ड्रीम सेलिंग कितनी जबरदस्त तरीके से इंडिया में काम करती है। इसके ऊपर कोई एग्जांपल है आपके पास कि ड्रीम सेलिंग कैसे की जाती है इंडिया में? यार ये तो मैंने जो जैसे देखा है कि अभी अगेन जिनकी बात मैं अभी कर रहा था थोड़ी देर पहले, इन्होंने खुद ने ही अपने स्टेटमेंट में बोल रखा है कि ये लोग खुद दुबई में जाते थे, कार रेंट करते थे और उसके ऊपर बस क्लिप्स बनाते थे। अच्छा। तो ये चीज चल ही रही है इंडिया में भी। आज कोई आप देख लो, ये ट्रेडर लोग होते हैं, ये एक आप इनका पेज खोल के देखेंगे ना, जो जेन्युइन वाले होते हैं, देखो जेन्युइन भी होते हैं, और इनके पेज पे आपको कंटेंट मिलेगा कि कोई स्ट्रैटेजी समझा रहे हैं, चार्ट खोल के बैठे हुए हैं। जो दूसरा टाइप है उसके अंदर क्या होगा, ये लोग कोई सिगरेट या कुछ लेके बैठेंगे, कोई कार के सामने एडिट चल रहा होगा, या हर बार इनका एक एडिट होगा जिसके अंदर ये कोई कार को अनबॉक्स कर रहे हैं। तो ये सब ड्रीम सेलिंग चलती है। और चीज क्या है ना, मेरे को पता है फाइनेंस, तो मेरे को समझ में आ जाता है भाई ये तो बेवकूफ बना रहा है। पर जो टियर 2 की ऑडियंस है, टियर 3 की ऑडियंस है, या जिनको
थोड़ी कम नॉलेज है फाइनेंस के बारे में, उनको नहीं समझ में आता है ये सब। और इनको ना बिहाइंड द सीन भी नहीं पता। जैसे अगर मैं आपको बताऊं बिहाइंड द सीन क्या होता है, कि जो पूरा ट्रेडिंग या चलता है, या काफी सारे जो ट्रेडर्स या ड्रीम सेलिंग होते हैं कि दिखाते हैं एक दिन में इनका 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मी बीइंग अ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर माई सेल्फ, मेरे को खुद को कंपनी से, ब्रोकर से ऑफर आया है कि यार हम ना आपको एक अकाउंट देंगे, उस पे आपको 1 लाख रुपए का बैलेंस दे देंगे, वो डेमो अकाउंट होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि वो डेमो अकाउंट है। अच्छा जी। तो वो पूरा मतलब मैं बैठ के उस पर लाइव ट्रेड कर रहा हूँ यूट्यूब पे आके, सब लोगों को लगेगा कि मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं असली ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने सच में $2,000 की पोजीशन ली है, लेकिन असली में कहीं कुछ रियल नहीं होगा। और ये ऑफर्स खुद हमें ब्रोकर फर्म्स देती है। तो अब जो ऑडियंस है, मेरे को तो ये सब पता है, तो जब मैं कोई स्ट्रीम देख रहा हूँ मेरे को पता है कि भाई ये तो इतनी बड़ी पोजीशन जो ले रहा है, इसका प्रॉफिट हो जाए लॉस हो जाए इसको तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि फेक मनी है वो पूरा। बहुत ही वियर्ड स्पॉन्सरशिप थी ये। कोई ऐसी वियर्ड पार्टनरशिप आपको आई हो या किसी से सुना हो कि? मेरे को आई भी है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। इससे भी वियर्ड कुछ? इससे वियर्ड तो किसी का सुना हो या कुछ ऐसा डिजाइन की ऐसे भी होता है? यार ऐसे तो एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ये है, ये बहुत ही मतलब ये भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, नाम नहीं लूंगा वापस, पर इन्होंने मेरे को एक बार अपने इस स्कीम में इन्वॉल्व करने की कोशिश करी थी। उनका सिंपल आइडिया ये था यार कि अर्पित आप एक काम करो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लोगों को इस पर्टिकुलर टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन करवाना है। ओके। अब मैंने पूछा अच्छा ठीक है, तो मतलब प्रोसेस कैसा दिखता है, पैसे कैसे बनेंगे इस पूरी चीज में? तो बोलते हैं कि आप लोगों को बोलोगे कि अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है, सिग्नल चाहिए, ये कुछ चाहिए, तो आप ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करो। ये लोग ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करेंगे और वहां पे फिर इनको बेसिकली सिग्नल्स दिए जाएंगे। और पहले ये लोग अकाउंट बनाएंगे ब्रोकर के साथ, वो भी एफिलिएट अकाउंट होगा, तो उसका जो ट्रेडिंग कमीशन होगा वो मेरे को मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर वो पूरा बाइनरी ट्रेडिंग करवा रहे थे। जिन लोगों को बाइनरी ट्रेडिंग नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करना चाहूंगा कि बाइनरी ट्रेडिंग क्या होता है ना, कि फॉर एग्जांपल अभी अपन स्टॉक मार्केट में करते हैं। मैंने मान लो स्टॉक खरीदा 100 रुपए पे, अब वो 105 हो गया तो मेरा 5 रुपए का प्रॉफिट। अगर वो 110 हो गया तो 10 रुपए का प्रॉफिट। 100 से 95 हो गया तो 5 का लॉस, 90 का हो गया तो 10 रुपए का लॉस। ये नॉर्मल ट्रेडिंग है। बाइनरी ट्रेडिंग थोड़ा अलग काम करता है। उसमें बेसिकली ऐसा सिस्टम होता है, तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 6 लाख रुपए एफडी में डालूंगा और बाकी जो पूरा पैसा है वो मेरा पैसा है वो मैं स्टॉक्स में, गोल्ड में, बाकी जगह इन्वेस्ट करूंगा। अब जो लिक्विडिटी को बहुत कंसीडर करें, बहुत ज्यादा कंसीडर करना चाहिए लिक्विडिटी में, क्योंकि मेरे जो पापा है ना उनका कहीं ना कहीं काफी बड़ा लॉस हो गया क्योंकि उन्होंने लिक्विडिटी मेंटेन नहीं करी थी। बट एसेट से अच्छे खासे लिक्विडिटी नहीं थी। बेसिकली क्या था ना कि जैसे जब मार्केट क्रैश होता है या कुछ भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की पोजीशन आती है, अब मान लो मेरे को इमीडिएटली 3 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास 50,000 रुपए की एफडी पड़ी है, तो मेरे को पैसा कहां से निकालना पड़ेगा? अपने स्टॉक्स बेच के। अब अगर मार्केट डाउन चल रहा है तो मेरा सीधा सीधा उधर मेरे को लॉस बुक करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास ढंग की एफडी होगी तो ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी। तो इसलिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आपका जितना भी 6 महीने का पैसा है, इमरजेंसी फंड्स है आपके जो, ये एफडी में ही जाए। ये आपके कोई भी और में नहीं होने चाहिए। आप डेट फंड्स में भी एक बार को कंसिडर कर सकते हैं डालना, बट मैं तो पर्सनली एफडी में ही डालता हूँ। ठीक है, दैट डिपेंड्स कि अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो उसमें से कितना पार्ट हम एफडी में डाल रहे हैं, कितना गोल्ड में, कितना रियल एस्टेट पे, दैट डिपेंड्स, राइट। पूरा पैसा एफडी में नहीं डाल सकते, बिल्कुल भी लॉस है। हाँ, वो तो 100% लॉस है। तो इसके ऊपर ही मेरा क्वेश्चन बनता है कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को आजकल बहुत ज्यादा सिखाते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट करो, रिस्क से बचना सिखाते हैं, लेकिन रिस्क से बचने के चक्कर में वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाती है उनकी जिंदगी में। इसके ऊपर क्या कहना आपका, क्या टेक है? देखो, ये जो चीज पेरेंट्स सिखा रहे हैं ये डेफिनेटली 100% गलत है। लेकिन अपन को ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके जमाने में या जिस टाइम में वो थे, वहां पे सिचुएशन अलग थी, आज के टाइम पे सिचुएशन अलग है। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे इन्फ्लेशन रिलेटिवली लो था, आज ज्यादा है। उस वक्त एफडी में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता था, 10% तक का आपको एफडी में रिटर्न मिल जाता था, जो आज लगभग 6.5 से 7% तक आ चुका है। तो इतना सारा डिफरेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। और जब वो लोग कमा रहे थे, देखो हमारे फॉर एग्जांपल मेरे मम्मी पापा के मतलब बेसिकली मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वो कभी प्लेन में नहीं बैठे। फिर मेरे मम्मी पापा थोड़े उन्होंने ग्रो किया, फिर हम लोग प्लेन में बैठे, ट्रैवल करना शुरू किया। फिर अब मैं हूं, अब मेरा काम है मैं फैमिली को थोड़ा और ऊपर लेके जाऊंगा। तो जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उस वक्त सिचुएशन थोड़ी ऐसी थी कि यार सर्वाइवल वाज द मेन की, सर्वाइव करना है, वही उनका ऑब्जेक्टिव था। और एफडी अगर आपको सिर्फ सर्वाइव करना है तो वो ठीक है एफडी, बट अगर आपको ग्रो करना है तो फिर वो एफडी में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पेरेंट्स की गलती नहीं है, उनका माइंडसेट इसी अभी तक उनका वही माइंडसेट है कि यार सेफ रहो, सर्वाइव करो। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे पास उतना पैसा बन चुका है। एक बार आपके पास इतना पैसा है कि आप 6-8 महीने सर्वाइव कर सकते हो, तो उसके बाद आपको थोड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि वो जैसा हम कहते हैं कि नो रिस्क
इज द मोस्ट रिस्क, कि अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो वो बहुत ज्यादा रिस्की है, आप ग्रो नहीं होगे, आप ऑब्सोल्यूट हो जाओगे, तो वो चीज हो जाएगी। राइट। सबसे बड़ा स्कैम इंटरनेट पे चल रहा है, सबसे बड़ा स्कैम, दैट इज पैसिव इनकम। लोगों को पैसिव इनकम बेची जाती है कि आप एक बार हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद देखो कैसे पैसिव इनकम आती है। बहुत ज्यादा होता है, हर एक प्लेटफॉर्म पे होता है, सिर्फ ट्रेनिंग इंडस्ट्री में नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है। और ऐसी कितनी इंडस्ट्री हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी और पता नहीं कितने में आपको ऐसे ऑप्शन दिखा दूंगा जहाँ पे बोला जाएगा कि इसके बाद आपको काम नहीं करना, पैसा घर बैठ के आएगा, 1 घंटा काम करना है 10 घंटे का पैसा आएगा। ऐसे एग्जाम्पल सुने, इस पे क्या टेक है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सुना है, ये तो पूरा फेक है यार। तो मैं तो मानता ही नहीं हूँ ये सब पे बिल्कुल भी। आप मानते हैं स्कैम है? स्कैम तो है ही, उसमें तो मानना नहीं है, वो तो मैं पक्का प्रिटी श्योर हूँ स्कैम ही है। और इसमें क्या होता है ना, मेरे को सबसे बुरा लगता है कि जो भी लोग इसमें होते हैं ना, वो हमेशा वो टियर 2, टियर 3, टियर 4 वाली ऑडियंस होती है जो इस ट्रैप में फंस जाती है। जो लोग थोड़े मेट्रो सिटीज में रहते हैं, टियर 1 ऑडियंस होती है, इनको पता होता है कि यार ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों को एक्सपोजर नहीं है उनको नहीं पता चलता। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई बंदा रोज ही, फॉर एग्जाम्पल मेरा तो ये मानना है कि लोग आजकल लोग ट्रेडिंग को प्रोफेशन जब वो समझते हैं तो उनको लगता है वो सैलरी है। दिन में आप 1 दिन ट्रेड करोगे आपको 3,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर अभी आपको मैं बताऊं तो मेरा लगभग आज से 1 महीने पहले जो मेरा पोर्टफोलियो उसमें लगभग 1 लाख रुपए का लॉस चल रहा होगा। अभी मार्केट ऊपर गया, मेरा वापस 30,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो जो रिटर्न्स बनते हैं वो 1 महीने में या 1 दिन में नहीं बनते हैं, वो मार्केट फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ट्रेडिंग भी ऐसा ही है, पर अगेन लोगों के दिमाग में वो सेल किया जा रहा है कि आप तो इसको एक सैलरी इनकम की तरह, पार्ट टाइम इनकम की तरह, दिन में सिर्फ 15 मिनट ट्रेड करो और पैसा बन जाएगा, ऐसे देखा जा रहा है। तो वो तो मतलब आई थिंक हमारे जैसे पॉडकास्ट होंगे, लोग क्लिप्स देखेंगे तो ही उनको थोड़ी एजुकेशन मिल पाएगी। नहीं, ये तो बैठ के डांस देख रहे हैं, तो पतली कमरिया तोरी हाय हाय हाय, ये लोग कहाँ एजुकेशन के ऊपर, आप कोई भी कंटेंट देख लो, एजुकेशन के कंटेंट में बहुत कम व्यूज हैं। मतलब आज आप एक कॉमेडी चैनल बना लो, कॉमेडी चैनल को ग्रो करने के लिए आपको आधा टाइम लगेगा एजुकेशन वाले को। आप राज शर्मा का चैनल देख लो, कितना अच्छा चैनल है, कितना एजुकेट कर रहे हो, लेकिन उनको ग्रो करने में कितने साल लग गए। राइट। ये आप आज बना लो कॉमेडी का चैनल, आप बनाओ व्लॉग्स कॉमेडी वाले, 1 साल के अंदर ग्रो हो जाएगा चैनल। बिल्कुल 1 मिलियन ज्यादा दूर नहीं है। तो लोग, ऑडियंस किस तरफ जा रही है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है एंटरटेनमेंट की तरफ। बट आपके जैसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बहुत कम बचे हैं जो फाइनेंस में अवेयर कर सके। बट इसके ऊपर एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है मेरा, वेडिंग्स को लेके, शादियों को लेके। आपको लगता है वेडिंग्स आजकल इंडियन फैमिली को पूरा फाइनेंशियली खोखला कर देती हैं? खर्चों को लेके बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल, देखो क्यों, आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट कि वेडिंग्स मतलब डिस्ट्रॉय कर देती है जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है ना एक फैमिली की, कंप्लीटली। और इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मतलब जैसे आज भी काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, फैमिली है, रिलेटिव है, वो आज भी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपना पीयर प्रेशर में काट देते हैं। कार लेनी है, वो कार नहीं लेंगे जो उनके लिए ठीक होगी या उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी, वो कार लेंगे जिसके उनको सोसाइटी अप्रूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल उनका बजट होगा 3-4 लाख, 5-6 लाख रुपए की कार लेने का, स्विफ्ट लेने का, तब भी वो 12 लाख की कार लेंगे क्योंकि सोसाइटी उनको फिर तालियां बजाएगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो बस सोसाइटी को इंप्रेस करना चाहते हैं। शादी करनी है, वो इतने सारे लोगों को बुलाएंगे, इतनी जगहों पे खर्चा करेंगे जहां पे उससे उनको खुशी नहीं मिल रही होगी। पर जब कोई और बात करेगा कि हाँ भाई 50 लाख रुपए की शादी कराई थी, वेन्यू बहुत अच्छा था, डेकोरेशन बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, उसी के लिए खर्चा किया जा रहा है। एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए आप देखेंगे तो इतनी सारी जो फैमिलीज हैं, वो जितना पैसा उन्होंने 4-5 साल एक्यूमुलेट किया होता है ना, वो पूरा उड़ा देते हैं एक शादी पे। तो मेरे ओपिनियन में तो ये है कि आपको अगर मेरे को पर्सनली कुछ मेरा ओपिनियन मांगा जाए तो मैं तो ये बोलूंगा कि शादी पे आप मिनिमल स्पेंड करिए, और फिर जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ आप ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, जगह घूम सकते हैं, उसके जगह कुछ और ऐसा ले सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले, वेकेशंस पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेटर जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। अपने लिए प्रॉपर्टी ले सकते हैं जितने भी शादी करते हैं पूरी ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि सोसाइटी को इम्प्रेस करने की तरफ ना भागा जाए तो खुद को ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि शादी 1 दिन की होती है, उसके बाद जो लोन लिया होगा या जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आएगा, वो अगले 4-5 साल चलेगा फिर। तो इससे बेटर है कि वो 1 दिन को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। लेकिन चीज वही है कि लोग इमोशनली सोचते हैं कि ये दिन है, लाइफ में वापस कभी नहीं आएगा, और फिर थोड़े रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। राइट। 50 लाख का बजट था शादी का, 30 लाख घर पे पड़े थे, जैसे मर्जी जोड़ तोड़ के एसेट्स बना के लिक्विड करके लगा दिए। 20 लाख रुपए लिया लोन, जिसपे इंटरेस्ट भी लगा, वो पहुंच गया 25। अब ये 25 लाख जो खर्च किए इनकी जेब में तो थे नहीं, ये लिया बाहर से। अब मैं जो लोन को ना मैं ऐसे देखता हूँ कि ये आपकी फ्यूचर इनकम थी जो आपने आज खर्च कर दी, आज स्पेंड कर दी। तो मतलब पहले का पैसा गया,
करंट पैसा गया, आने वाला पैसा गया। गया एक रात की जजमेंट के लिए। बिल्कुल। इससे कितना कुछ हो सकता था। राइट। मैं बस आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछना चाह रहा था, मैं आपका टेक देखना चाह रहा था, आपका टेक क्या है, क्योंकि इंडियन जो हमारी मेंटालिटी है ना, ये बर्बाद कर देती है हमको। सिर्फ जजमेंट से बचने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं एक रात के लिए सिर्फ। बिल्कुल। तो मैं वेडिंग पे जो इतना खर्चा होता है उसको थोड़ा सा, मेरे को लगता है थोड़ा कंप्रेस कर दो, थोड़ा छोटा कर दो भैया, ताकि एटलीस्ट हमारी जिंदगी सही हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिच लोग वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात नहीं करना चाहते, वो उसके सीक्रेट्स को छुपाना चाहते हैं, उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों? यार मेरे को ऐसा लगता है ना, ऑनेस्टली ये पॉइंट उतना एक्यूरेट नहीं है। ओके। क्योंकि मैं आपको एक किस्से से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कल मैं अपने दोस्तों के साथ था जो अभी कॉलेज में है, 4th ईयर में, DTO में, और कुछ तो बात चल रही थी और वो मेरे से पूछते, कुछ तो हम लोग बात करना शुरू किया कि मैं उनको बता रहा था कि यार अपॉर्चुनिटी कहाँ है पैसा कमाने की। मैं कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने किसी क्लाइंट से पैसे कैसे उठाए। एक इंटरनेशनल क्लाइंट था जिससे हम लोगों ने लगभग 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लिया था और वो भी 2 हफ्ते में क्लोज कर लिया था। Okay. और बहुत सिंपल था। मतलब मैं मानता हूँ उसके लिए आपको कोई कॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की डिग्री नहीं है, बहुत सिंपल है। Okay. मैं उनको बता रहा था, 2-5 मिनट उन्होंने सुना होगा, फिर उन्होंने कोई तो मूवी की बात होने शुरू हो गई और उन्होंने फिर वो पूरा मूवी के बारे में बात करने लग गए। Okay. तो और ये अक्सर मैंने देखा है कि जब भी मैं उन लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे मेरा कहीं से मैंने पैसे कहाँ से कमाए या कहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है, मोस्ट ऑफ द लोगों को वो जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब उनको जानना है कि पैसे कैसे बने, लेकिन जब कोई एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना चाहता है ना, तो वो उधर इंटरेस्ट खो देते हैं। और सेम चीज़ आप देखोगे तो इतने बड़े, जैसे आपने मेंशन किया राज शर्मानी के पॉडकास्ट पे या कोई भी और भी जो पॉडकास्ट है, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो एक्चुअल वेल्दी लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन बांट रहे हैं कि कैसे दूसरे लोग अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन वो लोग देख ही नहीं रहे ना, उस पर तो व्यूज ही नहीं आ रहे, क्योंकि लोग देखना ही नहीं चाहते। लोगों को बस करना है और वो उनको मैजिक पिल चाहिए कि भाई बस हो जाए, बस हो जाए। तो ये चीज़ है। मतलब वो सीक्रेट शेयर करना चाह रहे हैं बट लेने वाले कम है, वो ज्ञान लेने वाले कम है। सीक्रेट, एक तो ये चीज मेरे को लगता है लोगों को ना कोई एक ऐसा सीक्रेट चाहिए Okay. जिससे सब कुछ हो जाएगा। मतलब बस जब वो सच में सीक्रेट जानते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि यार नहीं, ये तो सीक्रेट नहीं है, इतना ये तो हार्ड लग रहा है यार, ये तो सीक्रेट ही नहीं होगा। yes. तो ये चीज सारा सीक्रेट ऑलरेडी ओपन है इंटरनेट पे, वही राइट। पर लोगों को कंज्यूम नहीं करना, तो फिर अब क्या ही करें उसमें। तो फिर वही नाइस, मतलब सीक्रेट नहीं होता, प्रोसेस होता है। हाँ। जो डिफिकल्ट है वो सीक्रेट नहीं है लोगों के लिए। वही बात है, जैसे किसी को रोग चाहिए, कोई राज होगा, कोई ऐसी अनोखी इन्फॉर्मेशन होगी जंप उनको लग पता नहीं जाएगी। चला। हाँ, जानते ही जैसे उनको लॉटरी लग जाएगी, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो ये सीन है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड मैनिपुलेशन, बेचते हुए कुछ चीजें बताई नहीं जाती क्रेडिट कार्ड को। इंडियन ऑडियंस को क्या नहीं पता, भारत की ऑडियंस क्या नहीं जानती क्रेडिट कार्ड के बारे में, उससे क्या नुकसान हो सकता है, ये बताइए। यार देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी हमारी ड्यू डेट होती है, तो हम लोग को बोलते हैं कि यार 45 डेज तक आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। और फिर लोगों को ऐसा लगता है कि यार ठीक है, हम लोगों ने 45 डेज या 30 डेज जितने की भी लिमिट है, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट लगेगा, मान लो 10 दिन हमने लेट पेमेंट किया तो 10 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन असली में ऐसा नहीं होता, वो 45 डेज प्लस वो 10 डेज का इंटरेस्ट लगता है। ओके। और इस पे क्रेडिट कार्ड पे तो ऑलरेडी इतना हाई इंटरेस्ट होता है, लगभग आई थिंक 2 से 3% पर मंथ का। तो फिर आपका वो 10,000 रुपये पता नहीं 13-14,000 रुपये बन जाते हैं, क्योंकि आपने 45 डेज तक तो ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया। तो ये कुछ माइनर चीजें हैं, बट आई बिलीव कि जिन लोगों के साथ ये केस हो रहा है ना, उनके लिए क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। राइट। जिन लोगों की दिक्कत आ रही है कि भाई हम लोग बिल टाइम पे नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड हटा दो, आपके लिए वो चीज़ है ही नहीं। क्रेडिट कार्ड इज बेस्ट फॉर दोज हु डोंट नीड इट। मेरा ये मानना है कि जिसके पास अकाउंट में लाख रुपए रखे हुए हैं ना, उसके लिए क्रेडिट कार्ड बढ़िया है। तो तभी वो सही यूटिलाइजेशन हो पाता है उसका। हाँ, तो बैंक उधार भी उन्हीं को देगा जिनके पास पहले से पैसा ये तो है ही। उधार लेना भी उन्हीं को चाहिए जिनके पास देने के लिए पैसा है वापस। राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, आपको लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फियर बेस्ड मार्केटिंग करती है? डू यू रियली थिंक दैट? यार म्यूचुअल फंड आप किस मामले में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे फियर बेचा जाता है? मतलब कि इनसिक्योरिटी बेचते हैं कि अगर आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो मल्टीप्लाई होके उतना नहीं बनेगा, सब कर रहे हैं, देखो फोमो क्रिएट करते हैं, वैसा कुछ। यार मेरे हिसाब से जरूरत है उसकी, तो ओके कि मतलब एट दी एंड सिर्फ डर भी बेचा जा रहा है, तो उससे लोगों का ही फायदा हो रहा है ना। जो लोग अभी शायद एफडी में पैसा डाल रहे होंगे, वो अब म्यूचुअल फंड में जाके डालेंगे, जिससे किसको फायदा हो रहा है? उन्हीं को खुद को ही फायदा होएगा। और इनफैक्ट फॉर द एंटायर इकोनॉमी वो भी अच्छा ही है, क्योंकि आप देखेंगे जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन है, वो यूएस का पार्टिसिपेशन आप देखिए और इंडिया का पार्टिसिपेशन देखिए, आसमान जमीन का डिफरेंस है। यूएस में हर दूसरा बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, इंडिया में पता नहीं, मतलब बहुत ही लिमिटेड नंबर होंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे। तो अगर डर से भी बेचा जा रहा है, तो ये वही बात है कि मतलब जैसे पेरेंट्स आपको मारते हैं पढ़ाने के लिए, तो भी ठीक है यार कि आपका ही भला हो जाएगा, आप कुछ बन जाओगे। तो सेम चीज है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड सही म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, तो फिर
आपके लिए बढ़िया ही रहेगा, तो आई डोंट माइंड। ये सही जो आया बीच में, तंज जो आया, ये सही और गलत में क्या डिफरेंस है? सही ये है कि उसमें भी म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ ऐसा होता है कि जैसे एक होता है रेगुलर प्लान, ओके जैसे एक होता है रेगुलर प्लान और एक होता है हमारा डायरेक्ट प्लान। ओके, तो दोनों बेसिकली सेम चीज होती है मोटा मोटा, लेकिन एक में एक्सपेंस रेशियो 0.5 होता है और एक में सीधा 1.5 या 2% तक भी चला जाता है। ओके, तो अब इसमें आसमान जमीन का डिफरेंस आ जाता है। मतलब अगर कोई बंदा 10-20 साल तक इन्वेस्ट कर रहा है तो ये जो 1 या 1.5 का डिफरेंस है कि 20-30 लाख रुपए तक का पहुंच जाता है। ओके, और दोनों बेसिकली सेम होते हैं, एक में बस एक एजेंट इन्वॉल्व होता है। हाँ। इसलिए ये वर्ड यूज किया मैंने सही, कि वो सही प्लान होना चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से कल कोई पूछता है भाई अर्पित तू तेरे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, हाँ। तो मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, मेरी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग है, मेरी अलग है। राइट राइट, तो कोई सही या गलत नहीं है इन दैट टर्म्स, जब तक आपके वो गोल्स डिफाइन होने चाहिए। तो ये सीन है। आप जैसे बता रहे हैं कि आपके पास वो मैसेज आते हैं कि हमारे लिए अच्छा बोल दो, आईपीओ के लिए अच्छा बोल दो, लोग इन्वेस्ट कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपने जो इतने सालों में इंस्टाग्राम पे ट्रस्ट क्रिएट किया है, उस ट्रस्ट को मोनेटाइज करना चाह रहे हैं वो लोग, ऐसा? बिल्कुल, देखो एक तो वो इस ट्रस्ट को मोनेटाइज करना चाह रहे हैं, इसी के साथ उनका फायदा हो जाएगा अगर लोग, अगर एक दो बंदे भी, मतलब वो एक, जब हर इन्फ्लुएंसर उसकी अच्छी बात करेगा तभी जाके लोग उसको बाय करेंगे, राइट? तो एक उनका गुडविल क्रिएट हो जाता है और इसी के साथ साथ कंपनी की भी अवेयरनेस बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कल को अगर मैं कोई कॉफी ब्रांड का करता हूँ तो चलो हो सकता है कुछ लोग उसमें आईपीओ ना डालें, राइट, पर तभी लोग उस कॉफी ब्रांड के बारे में तो जानेंगे और जिससे मार्केटिंग हो जाएगी ब्रांड की। राइट, तो ये सीन रहता है इसका। राइट। आप थोड़ा सा कुछ अटपटा क्वेश्चन पूछते हैं। एक इंसान 50,000 रुपए कमा रहा है, दूसरा इंसान 50 लाख रुपए कमा रहा है, हाँ। इनकी मेंटालिटी में क्या डिफरेंस है, इनके थिंकिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, ये पैसों को कैसे देखते हैं, बताइए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो ये बंदा 50,000 रुपए कमाता है ना, हाँ। वो कहीं ना कहीं चिंदी चोरी करता है बस। ओके। मतलब यार कि अगर 1 किलोमीटर चलना है तो ऑटो कैब क्या ही करना, पैदल चले जाते हैं। ओके, अगर कहीं पे खाना अच्छा क्यों ही खाना है, इधर 10 रुपए सस्ता मिलता है, इधर चले जाता है। ये जो हमारे सिंपल, कहीं ना कहीं हमारे हाउस में भी जो चीज होती थी कि यार हम लोग साइड में जो ठेला लगा हुआ है वो 50 रुपए का 1 kg अनियन बेच रहा है, हम उससे नहीं लेंगे, हम लोग 4 किलोमीटर दूर जाएंगे और वो 45 रुपीज का जो अनियन बेच रहा होगा उससे लेंगे, क्योंकि हमें वहां 5 रुपए सस्ता मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत, मतलब सेविंग्स हो रही है, पर इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। ओके, और जो सेविंग हो रही है वो बहुत ही ऐसे अमाउंट की नहीं हो रही है जो आपको अमीर बना देगा। माइनर अमाउंट से। हाँ, बहुत माइनर अमाउंट्स है। हाँ। उसमें आपकी टाइम और एनर्जी दोनों जा रहा है। छोटी छोटी चीजों पे नेगोशिएट करेंगे, कोई चीज 100 रुपए की है तो 100 की नहीं भाई 80 की दे दो। तो ये सारी वो चीजें हैं जो बहुत माइन्यूट या बहुत ही छोटी लेवल पे आपको इफेक्ट करेगी। दूसरी तरफ जो बंदा 50 लाख रुपए कमा रहा है उसको ये है पता है कि उसकी टाइम की क्या कीमत है। वो चाहेगा हर एक चीज एक सिस्टम में बन जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वापस, कोई क्रिएटर भी है मान लो, एक जो 50,000 रुपए कमा रहा है, एक जो 5 लाख रुपए कमा रहा है। हाँ। जो 50,000 वाला क्रिएटर है वो सोचेगा यार मैं एडिटर को फीस दूंगा, वो 1,000 रुपए ले लेगा एडिटिंग के, हाँ। मैं खुद बैठ के पूरा दिन एडिट कर लेता हूँ, मेरे 1,000 रुपए बच गए। जो बंदा 5 लाख रुपए कमा रहा है हाँ। वो सोचेगा यार मैं एडिटर को दे देता हूँ, मेरे 4 घंटे बच जाएंगे, उस 4 घंटे में मैं 10 रील बना दूंगा जिससे मेरे को और नई डील्स आ जाएगी। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं मेंटालिटी का डिफरेंस है। वही नहीं। जिस जो ज्यादा कमाता है वो लेवरेज यूज करता है, वो अपने पैसे को लगाता है, कोई उसके लिए और काम करे और उसमें वो कुछ बेटर प्रोडक्टिव काम कर सके। जो कम पैसे कमाता है वो ये छोटे मोटे काम में उलझा रह जाता है। ऑडियंस के लिए समझाइए फाइनेंशियल लिवरेज क्या होती है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है? अच्छा, तो देखो फाइनेंशियल लेवरेज सिंपल है कि यार आप देखो हर चीज खरीदी जा सकती है टाइम के अलावा। तो फाइनेंशियल लेवरेज यही होता है कि आप कुछ भी चीज करो और अपना टाइम मैक्सिमाइज कर पाओ। कोई भी चीज आपको लगता है कि यार, अगर आपको लगता है कि यार मैं बाहर से खाना मंगाऊंगा तो मेरे 300 रुपए लग जाएंगे, उसकी जगह मैं 2 घंटे खुद कुकिंग कर लेता हूँ, तो इसमें आप पैसे को यूज नहीं कर रहे हो ढंग से। एक स्मार्ट बंदा होगा वो सोचेगा कि यार ठीक है मैं 300 रुपए का खाना मंगा लेता हूँ और उसके बदले में जो 1-2 घंटे मेरे को बेटर मिलेंगे उससे मैं खुद की प्रोडक्टिविटी कर सकता हूँ। अब इसमें भी एक कैच है, लोग ना खाना बाहर से मंगा लेंगे और वो 1-2 घंटे में कुछ काम भी नहीं करेंगे। तो वो खुद को ऐसा डिलेमा देंगे कि हाँ भाई मैंने खुद के 2 घंटे बचा लिए और कुछ काम होगा नहीं उसमें। तो वो अब उनके पास पैसे भी कम है और उसमें उन्होंने उसको यूटिलाइज भी नहीं किया, तो वो उनके लिए डबल नुकसान हो जाता है। वैसे टाइम भी सेव नहीं हुआ, पैसा भी सेव नहीं हुआ, दोनों खराब हो गया। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये तो हर जगह ही होती है। लोग जैसा भी ये पॉडकास्ट चल रहा है, लोग इसमें से ये सेगमेंट सुन लेंगे कि अच्छा भाई हम लोग ना खाना खुद के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, पर जो दूसरा पार्ट हुआ उन्होंने वो छोड़ दिया। तो ये सीन रहता है इसमें। बोलेंगे अर्पित शर्मा जी ने गलत एजुकेट किया हमको। ठीक है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है मिडिल क्लास वाले सबसे ज़्यादा कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्या करते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत वो कॉस्टली पड़ जाती है मिस्टेक्स? आई थिंक कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहला कि इन्वेस्टमेंट लेट स्टार्ट करना। ओके, ठीक है। इसके अलावा एक मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होना। इसी के साथ आपका हो गया स्टॉक मार्केट से डरना और मोस्ट ऑफ द पैसा एफडीज में डाल देना। ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो मेरे ओपिनियन में मोस्ट ऑफ द
मिडिल क्लास लोग या जो महीने का 1 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये वाले लोग भी ये सारी गलतियां करते रहते हैं। आपने मेडिकल इंश्योरेंस की बात की, हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या सेफ होता है और क्या मैनिपुलेटेड होता है हमारे लिए? आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मैं समझा नहीं, मतलब मैनिपुलेटेड इन व्हाट सेंस? कुछ ऐसा होता है कि जहां हमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहिए, जिस केस में कुछ ऐसा होता है कि या कुछ पेपर्स में हमें ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए यार, नहीं तो ये हमारे साथ मैनिपुलेट कर दिया जाएगा पेपर्स के ऊपर। देखो अब ऑनेस्टली मैंने तो, मेरी एक्सपर्टीज इस नहीं है इस फील्ड में, तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा ज़्यादा। ओके। लेकिन आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है इस फील्ड में, जहाँ पे सच में मतलब वो आप उनसे पूछेंगे, या जैसे कुछ प्लेटफॉर्म जैसे डिक्टो वगैरह, तो ये लोग जेन्युइनली कस्टमर फर्स्ट है। तो वो जो गैप था ना कि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले कि आपको कोई बीमारी हो गई और फिर पता चल रहा है कि यार वो तो इंश्योरेंस में कवर्ड ही नहीं है, तो वो वाला ट्रांसपेरेंसी अब धीरे धीरे कम हो गया है। तो वो चीज़ काफ़ी हद तक ईजी हो गई है। इसी के साथ साथ में आजकल जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कुछ करना होता है, मतलब सीधा यार आजकल क्लॉड आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, उनमें डालता हूँ पीडीएफ और उनसे पूछ लेता हूँ यार कोई ऐसी टर्म है या कोई ऐसा केस है जब मेरे को कुछ होए और मेरे को इंश्योरेंस कवर नहीं मिले। तो एआई आजकल इसमें अगेन बहुत हेल्प कर देता है, जिसको नॉलेज नहीं है वो भी आराम से एआई में डाल के सारी चीज़ें खुद समझ सकता है आज। मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा, होता गया है हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया, पेपर साइन कर दिए, प्रीमियम जा रहे हैं, 24 साल के जा रहे हैं, मंथली जा रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, जो भी डील है उनके साथ। अब जब सच में पर्सन बीमार पड़ता है तो बोलते हैं कि यार इसका बेड कवर नहीं था, इसके ये इंजेक्शंस कवर नहीं थे, इसके अंदर ये बीमारी कवर नहीं थी। कभी कभी तो क्लेम ही पास नहीं होते, ये हॉस्पिटल हमारा पैनलाइज नहीं था, जबकि पहले वादा कर दिया गया था कि ये वाले हॉस्पिटल्स में हो जाएगा। तो मैं इसलिए क्वेश्चन खोल के पूछना चाह रहा था, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जबरदस्त तरीके से स्कैम होते हैं और ये इमोशनल ट्रैप है, इमोशनल स्कैम है, इमोशनल मैनिपुलेशन है, जिसके अंदर वो लोग फंसते हैं। और फंसते तब है, उनको पता तब चलता है जब हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होते हैं, तब कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन पूछा। समझ रहा हूँ मैं। तो बेसिकली ये देखो, हेल्थ इंश्योरेंस एज अ कॉन्सेप्ट स्कैम नहीं है। ओके। क्योंकि मतलब आई वुड हाईली से कि कोई भी बंदा है उसका concept तो, हाँ एज अ कॉन्सेप्ट वो ऐसा है कि आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि आपने 10 साल 20 साल कमाई करी, आपको पता है आजकल तो हॉस्पिटल की कॉस्ट सबको ही पता है कितनी महंगी हो रखी है। तो वो लिटरली एक नाइट में आपको पता नहीं आप कितने टाइम के लिए बीमार पड़ोगे, हफ्ता भर निकल सकता है। तो उसमें आपका पूरा फाइनेंशियल वेल्थ बर्बाद हो जाएगा। तो होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ है कि हाँ सही प्लान चूज करो आप। उस पर आई थिंक ऑडियंस खुद रिसर्च कर सकती है थोड़ा, क्योंकि उसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है। बाकी आपने एक अच्छा पॉइंट दिया कि क्लाउड है, अपना एआई है, अपना चैट जीपीटी है, वहाँ पर पीडीएफ डाला, उनके पेपर्स डाले, कुछ सवाल पूछा, कुछ भी नेगेटिव पॉइंट निकालने हैं, कोई अवेयरनेस वाले पॉइंट निकालने हैं, सब कुछ वहाँ से मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाता है। मैं तो आजकल उसमें मतलब ऐसा कुछ होता है ना, मैं उसमें सिनेरियो डाल देता हूँ कि यार आजकल मान लो कि कल को मैं ऐसे बीमार पड़ गया, कोई एक्सीडेंट में कुछ हो गया, या फॉर एग्जाम्पल मेरा घर पे ही कुछ हाथ वाथ कट गया, तो ऐसी गलतियां भी कवर होगी या नहीं होगी। और आपको ये मतलब आजकल तो एआई इतना एडवांस हो गया है, ये सारी चीजें आपको सच में एकदम डिटेल और एक्यूरेट बता देगा वो। ठीक है। अब बात करते हैं किसी एक भारत में किसी एक 21 साल के लड़के की। ठीक है। 21 ईयर्स बॉय जिसके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। 21 साल का ये बॉय जो है, इसको 1 लाख रुपए से इन्वेस्टर बनना है। ये कैसे मल्टीप्लाई करे पैसों को और कितना मल्टीप्लाई कर सकता है, कहाँ तक ले जा सकता है, बताइए। यार देखो, ये नंबर तो अब मैं वो वाला गुरु नहीं बनना चाहता जो एक एक्सेल पे डालूं और डाल दूं कि 15% से 20% से ग्रो हो रहा है और ये 20 साल में 3 करोड़ 4 करोड़ बन जाएगा। वो सेंस नहीं बनाता उतना। ठीक है। तो मैं एक थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेना चाहूंगा इस पे। मैं ये बोलता हूँ कि अगर किसी बंदे के पास 1 लाख रुपए है, देखो रियलिस्टिकली आप इस 1 लाख रुपए का ऐसा कुछ नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में डाल के जिससे ये अगले 2-3 साल में ही 5 लाख बन जाए, 4 लाख बन जाए, 10 लाख बन जाए। वो मतलब अगर किसी का हो गया एक आध बार तो वो लक होता है, कोई उसने एक इंडिविजुअल कंपनी पिक कर ली जिससे वो ग्रो हो गया। लेकिन यूजुअली मार्केट्स में आपको लगभग 10 से 12-15% तक के रिटर्न मिल जाएंगे, उससे ज्यादा मुश्किल ही होता है। तो आई वुड से इस 1 लाख रुपए को आप बेस्ट चीज हो सकती है आप अपने ऊपर अपनी एजुकेशन पे स्पेंड करें, कि कुछ आप नया सीख लें उससे, या आप उससे कुछ बुक्स खरीद लें। मतलब बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि इस 1 लाख रुपए से आप कुछ भी कर लें। अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि ये 1 लाख रुपए इधर डालो और आपका डबल हो जाएगा पैसा इतने साल में, तो वो झूठ ही बोल रहा है। तो बेटर अप्रोच ये है कि आप अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस करें। पर अगर एक आपको डालना ही है, वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने ही है, तो अगर कोई 21 साल का लौंडा है, कोई उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, 1 लाख रुपए में से सबसे पहले उसकी एक इमरजेंसी फंड बननी चाहिए। मान लेते हैं उसका महीने का 10,000 रुपए का खर्चा है, तो लगभग वो 20 से मतलब 6 महीने का आप देखोगे तो 60,000 रुपए उसको कम से कम भी उसके एफडी में होने चाहिए, तभी उसको फिर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। और एक बार के पैसा आपने एफडी में डाल दिया, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है, अगेन बेस्ट है आप इक्विटी में डालो। क्योंकि इसके भी रीजंस है। पहला, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अभी 21 साल में है, कॉलेज खत्म किया होगा, हो सकता है उसके पेरेंट्स अभी भी कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेकंड, उसका जो टाइम होराइजन है वो लंबा है, उसको अभी वो लेट्स से उसको अभी विड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अभी पैसे खुद कमा रहा है। तो उसके पास कम से कम भी 20, 30, 40 साल है, जिसमें इक्विटी सबसे बेस्ट रिटर्न देता है।
और ये दोनों चीज़ें, रिस्क भी ले सकता है वो कि मार्केट थोड़ा डाउन जाता है तो भी उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि वो उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी कमा रहा है, यंग है, कुछ भी एक्सप्लोर कर सकता है। तो इक्विटी बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा थोड़ा सा गोल्ड में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, थोड़ा डेट फंड्स में डाल सकते हैं, लेकिन बहुत मिनिमल 10%, 5%। ओके। पर मैं खुद इनफैक्ट, जैसे आप मेरे से पूछे, मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 70% आज इक्विटीज में होगा, 70 से 80%। जो 20% है वो बाकी कैश रखा हुआ है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में थोड़ा कहीं ना कहीं भी करेक्शन आ सकता है, क्योंकि जो थोड़ी ग्लोबल टेंशन चल रही है, यूएस की भी थोड़ा इधर उधर ब्रिक्स करेंसी चल रहा है, तो मेरा ये मानना है कि करेक्शन आ सकता है। तो मैं कैश रिजर्व पे बैठा हुआ हूँ, जिसको हम लोग अपॉर्चुनिटी फंड कहते हैं। हाँ। कि कल को मार्केट गिरता है तो मेरे पास डालने के लिए पैसा हो। पर जो मेरा बचा हुआ 80% है वो मोस्ट ऑफ द मनी स्टॉक मार्केट में। आपको क्या लगता है कि कोई पर्सन 30 की उम्र से पहले 1 करोड़ बनाना चाहता है, तो वो फास्टेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकता है? मे बी अपने बिजनेस में, मे बी किसी और के बिजनेस में, या कहीं पर कोई अगर कुछ भी एडवाइस आप देना चाहें इसके ऊपर? 1 करोड़ बनाना है इसको, करंट फंड कितने होने चाहिए, कैसे 1 करोड़ बन जाएगा आपके हिसाब से 30 से पहले? अच्छा, तो अगर ऐसा कुछ है तो यार आपके पास लगभग कितना, अज्यूमिंग बेस्ट चीज आपके लिए स्मॉल कैप्स ही हो सकते हैं। ओके। स्मॉल कैप में आपको 20 से 25% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। Okay. बट अगेन ये होता है कि इसमें आपको फिर ये करना पड़ेगा कि आपको 10 से 12 साल इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। आपको कभी ये नहीं हो सकता बीच में कि यार अब मेरे को कुछ क्राइसिस आ गई, मेरे को गाड़ी लेनी है, घर लेना है, मेरे को मेडिकल बिल भरना है, तो मैंने मार्केट से निकाल लिया, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा लाइन में मूव करेगा ही नहीं। हाँ। वो हमेशा थोड़ा अप डाउन होगा। मान लो उसने 18 में स्टार्ट कर दिया, स्कूल पास आउट होते ही, और 30 से पहले 1 करोड़ बनाना चाह रहा है वो, आप बताइए। तो यार इसके लिए तो थोड़ा एक्सेल शीट वगैरह चाहिए होगा, मेरे पास उतना, मतलब अभी मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता सकता। ओके। पर अगर आपको हाईएस्ट रिटर्न चाहिए तो स्मॉल कैप ही सबसे बेस्ट है मेरे ओपिनियन में। बट इज इट पॉसिबल कि 10 से 12 साल में 1 करोड़ बन जाएगा 1 CR, अगर 1 से 2 लाख रुपए से स्टार्ट करता है अगर वो? तो यार इस पे तो मेरे को आई डाउट, हाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मेरे पास एक्सेल नहीं है अभी, तो आई कैन नॉट टेल यू दैट नंबर अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे हम फायर भी कहते हैं कुछ लोग, तो देखो बहुत सिंपल होती है, लोग इसको बहुत कॉम्प्लेक्स करते हैं। अगर आप आज एक 21 साल के लौंडे से पूछोगे या एक किसी से भी पूछोगे, उससे आप पूछोगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, तो बोलेगा हाँ। उससे पूछोगे अच्छा क्या होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसको पता ही नहीं है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का देखो सबसे पहले सिंपल रूल होता है, आपकी एक्टिव इनकम, आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्टिव खर्चों से कम होनी चाहिए। मतलब अगर आप महीने के 10,000 रुपए उड़ा रहे हैं और अगर आपको पैसिव इनकम में 15,000 रुपए आ रहे हैं, तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके। तो अगर इसका सिंपल अप्रोच माने कि एक और चीज है, अगर आप एक 21 साल के लौंडे से आप पूछोगे कि कितने पैसे चाहिए तेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए, वो बहुत गंदा आंसर देगा। 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कुछ, और उससे वो नंबर पूछोगे कहां से आएगा नंबर, आंसर ही नहीं है। लेकिन एक बहुत सिंपल सा नंबर और तरीका होता है ये कैलकुलेट करने के लिए। आपके महीने के जितने भी खर्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ किसी के पूरे साल भर में लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा होता है। अब उसके पास अगर अपने अकाउंट में लगभग 1.5 करोड़ रुपए रखे हुए, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है वो। अगर वो मोटा मोटा दिखेगा, डेट फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो से उसको 10% का रिटर्न बनता है, ओके, आफ्टर टैक्स। ओके। तो जो बहुत मतलब इजीली अचीवेबल है 10% का, तो आप 1.5 करोड़ का 10% लोगे तो लगभग 15 लाख रुपए आ जाएगा। थोड़ा सा टैक्स काट दो, फीस काट दो, तो भी हाथ में आपके 12 लाख रुपए आ जाएगा। ओके। अब उसका खर्चा तो पूरे साल का 10 लाख रुपए है और उसको आ रहे हैं 12 लाख रुपए। तो अब टेक्निकली वो जिंदगी भर ये कर सकता है और उसके पैसे खत्म नहीं होंगे। ओके। और थोड़ा सा मैंने अमाउंट ज्यादा इसलिए लिया क्योंकि फिर इन्फ्लेशन भी अपन को अकाउंट में लेना पड़ता है, क्योंकि पैसा मान लो अभी उसके 10 लाख है खर्चे, अगले साल वो 10.5 लाख होंगे, 11 लाख होंगे, उसी हिसाब से हमारा जो फंड है, जो कॉर्पस है, वो भी ग्रो होता रहेगा। राइट। तो बेसिकली आपके ये पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। बट अगर आप लाइफस्टाइल बढ़ा देंगे तो फिर ये पैसे, फिर आपको मतलब ज्यादा फंड चाहिए होगा। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कितना जल्दी बनोगे ये डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर कोई महीने में 10 लाख रुपए उड़ा रहा है, तो उसके लिए शायद 10 करोड़ रुपए भी काफी नहीं होंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए। तो लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है। बट अगर सेम लाइफस्टाइल रखते हैं तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ बहुत है फाइनेंशियली फ्रीडम। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपकी मिनिमम लाइफस्टाइल है तो आराम से आप कर सकते हैं 1.5-2 करोड़ में। ओके, ओके। अब थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, स्टार्टअप की बात करते हैं। ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैल्यूएशन पे चल रहा है। बिल्कुल। ऐसी मैनिपुलेशन दिखाई जाती है, वैल्यूएशन इतने 1000 करोड़ की कंपनी बन गई है, प्रॉफिट कुछ नहीं होते उनके। बिल्कुल। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? हमारी ऑडियंस के लिए समझाइए कि ये कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। हम देखते हैं इतने लाख करोड़ की कंपनी है, प्रॉफिट अंदर है नहीं, वो समझाइए एक बार। ठीक है, तो मैं ऑडियंस को बताता हूँ एकदम सिंपल भाषा में ये पूरी सीन कैसे चलता है। सबसे पहले एक पर्सन होता है
एक फाउंडर होता है, वो इन्वेस्टर के पास जाता है और बोलता है कि भाई मेरा ये आइडिया है, मेरे को ये करना है। अब जब एक स्टार्टअप होता है तो कोई उससे प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके पास अभी कुछ बना ही नहीं है। तो जो भी इन्वेस्टर होता है वो बोलता है कि ठीक है यार, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं, तुम्हारा आइडिया सॉलिड है, मार्केट में गैप दिख रहा है, तुम काम करो। अब मान लो उसने 5 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे 50 लाख रुपए उठा लिए। करेक्ट है। अब ये प्रोडक्ट बनाएगा, उसका कुछ करेगा और मार्केटिंग कराएगा। अब फिर ये दूसरे इन्वेस्टर के पास जाएगा, वो दिखेगा भाई देखो हमारी रेवेन्यू, स्टार्टिंग में जो रेवेन्यू परसेंटेज ग्रोथ होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि 1 का 2 करना इजी है, 10 का 20 करना इजी है, लेकिन 10 लाख का 20 लाख करना उतना आसान नहीं है। तो जो ग्रोथ होती है वो स्टार्टिंग में ज्यादा होती है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अगेन फिर देखते हैं कि यार ठीक है भाई, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसको वैल्यूएशन दे दो। तो जो पहले 5 करोड़ की वैल्यूएशन थी वो अब 50 करोड़ की हो गई। ओके। अब इसमें जो पहला इन्वेस्टर था वो खुश है, क्योंकि उसने तो बेसिकली उसका पैसा तो 10x हो गया ना, ऑन पेपर उसका पैसा 10x हो चुका है। अब ये जो बंदा होगा, जो भी फाउंडर होगा, ये वापस क्या करेगा, ये प्रोडक्ट को अच्छा नहीं बनाएगा, इसको चाहिए फंडिंग। अब ये वापस इससे मार्केटिंग करेगा। जब भी मार्केटिंग होगी, नया कस्टमर मिलेगा, नए लोग पहली बार ट्राई करेंगे, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन अगेन मार्केटिंग की वजह से सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब फिर वापस के लोग जाएंगे थर्ड इन्वेस्टर के पास, वो बोलेंगे कि भाई हमारी सेल्स देखो कितनी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, हम लोग स्टार्टअप है इसलिए प्रॉफिट नहीं है। तो अगेन उसको भी वो भी फंडिंग दे देगा। अब 50 करोड़ से ऐसे 100 करोड़ 200 करोड़ करके वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है, कोई प्रॉफिट मांग ही नहीं रहा है, क्योंकि सब लोग खुश हैं कि कंपनी में ग्रोथ हो रही है। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर कंपनी में ग्रोथ हो रही है तो फाउंडर से जो भी इन्वेस्टर्स लोग होते हैं वो पैसा डालने को रेडी हो जाते हैं कि भाई कंपनी ग्रो कर रही है, और इवेंचुअली स्टेबलाइज हो जाएगी और प्रॉफिट बन जाएगा। और ये सीन चलता रहता है, इसलिए ये वैल्यूएशन फिर 50, 100, 200, 500, 1000 करोड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन एक पॉइंट आता है जो, तो बेसिकली इसमें हर बंदा पैसा कमा रहा है, जिसने 5 पे डाला, जिसने 50 पे डाला, जिसमें 100 में डाला, सब लोग पैसे कमा रहे हैं एक्सेप्ट जो लास्ट में डालेगा। किसी ने मान लो 1000 करोड़ की वैल्यूएशन पे डाला, महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, साल निकल गया, उसको लग रहा है भाई अब 1500 करोड़ की वैल्यूएशन में तो कोई कंपनी खरीद ही नहीं रहा है, लोगों को बेवकूफी लग रही है। अब यहाँ पे हो जाती है प्रॉब्लम, कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, फंडिंग नहीं मिलेगी, तो ग्रोथ वापस पूरी डाउन होने लग जाएगी। तो यहाँ पे फिर क्या किया जाता है, या तो आईपीओ निकाल दिया जाता है कि भाई पब्लिक को बेच दो, पब्लिक बेवकूफ है, और ऐसा तो होता ही है, हमने देखा ही है। और फिर या तो ये होता है, या तो फिर कंपनी को डाउन राउंड करना पड़ता है। जैसे अभी हमने देखा क्रेड है, क्रेड की वैल्यूएशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग $7 बिलियन तक पहुंच गई थी, और अभी उन लोगों ने डाउन राउंड किया है शायद लगभग 3.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे। 3.5 बिलियन की, तो लगभग 50% या 40% से उनकी वैल्यूएशन गिर गई। तो ये कंपनी चल रही है, ग्रोथ हो रही है, वो अभी तक ये लोगों को बेच रहे थे यार हमारी जो कंपनी है उसके टॉप यूजर्स हैं, टॉप 1% क्लाइंट है हमारा, और है भी, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पा रहे उसके थ्रू। आज जोमैटो है, जोमैटो नहीं ज़ेप्टो है, जोमैटो आई थिंक एक दिन का 10 करोड़ का लॉस कर रहा है लगभग, क्योंकि ग्रोथ हो रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बन रहा है। तो ये सीन होता है पूरे इकोसिस्टम में, और ऐसे ही चलता रहता है, वैल्यूएशन बढ़ती रहती है लेकिन प्रॉफिट कोई मांगता ही नहीं है। एक बात बताओ, इन्वेस्टर्स फिर पैसा कैसे कमाएंगे? देखो जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जिसने 5 करोड़ पे डाला था या 50 करोड़ पे डाला था, या जितने भी इनिशियल राउंड्स में डाला था, इन लोगों को पार्शियल एग्जिट मिलता रहता है। ये लोग क्लॉज डाल देते हैं कि यार अगर जब कंपनी को सेल करोगे या जब आप अगले बार फंडिंग करोगे तो हम लोग उसमें थोड़ा सा अपना सेल स्टेक कर देंगे, या बेसिकली हम लोगों को एग्जिट चाहिए होगा जब कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच जाए 1000 करोड़। कुछ भी क्लॉज डाले जा सकते हैं। तो ये होता है, काफी लोग पार्शियल एग्जिट ले लेते हैं, और काफी लोग क्या होते हैं फिर जब आईपीओ आता है तो आईपीओ में एग्जिट ले लेते हैं। पर इस पूरी थिंग में कई बार क्या होता है, पूरी कंपनी बिक जाती है। जैसे मिनिमलिस्ट है, वो पूरी की कंपनी बिक गई, तो इसमें हर कोई पैसा कमा लेता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो जो भी लास्ट वाला इन्वेस्टर होता है ना, हमेशा वही फंसता है, जिसने एकदम लास्ट में इन्वेस्ट किया होता है, और उसको खुश करने के लिए फिर आईपीओ निकालना पड़ता है। हाँ, तो लास्ट वाले इन्वेस्टर को पता होगा ना आईपीओ निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी बारात निकलने वाली है। हाँ, पर कई बार जैसे कंपनीज एक्सपेक्ट करती है लेकिन हो नहीं पाता। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बोट का आईपीओ आने वाला था, वो 2 बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया। शुगर का आईपीओ आने वाला था, वो नहीं आया। तो सबके दिमाग में होता है कि हाँ भाई ग्रोथ हो रही है तो आईपीओ भी निकल ही जाएगा, लेकिन हर बार वो रियलिटी नहीं बन पाता। तो ऐसा होता है कि जो फाउंडर होता है वो भी लास्ट में एग्जिट मार जाता है कि चलो अब भी हम भी निकलते हैं, हमारा काम भी हो गया। देखो फाउंडर को तो डे 1 से ही पैसा मिल रहा होता है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसी कंपनी का वैल्यूएशन गिर गया। फॉर एग्जांपल मैंने अपने जैसे कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे बनाए थे, कंपनीज को एनालाइज किया था, जिसके अंदर मैं बता रहा था कि कैसे बोट कंपनी है या शुगर कंपनी, जैसे शुगर कॉस्मेटिक्स है, लगभग 14-15 साल से कंपनी चल रही है और उसने 14-15 साल से आज तक प्रॉफिट नहीं कमाया।
अच्छा। और लोगों को लगता है भाई विनीता सिंह गरीब है या उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। वो तो कमा रही है एज फाउंडर। ये लोग हाई सैलरी ले लेते हैं या जब मनी रेस करते हैं तब हल्का सा खुद का स्टेक बेच देते हैं, या इनकी बुक्स में ही मतलब इनके पास तो पूरी कंप्लीट कंट्रोल रहता है कि कहीं अपने खर्चे कंपनी के खर्चे में दिखा दिए, खुद ने हाई सैलरी ले ली, तो वो तो बहुत तरीके होते हैं। तो फाउंडर तो कमा ही रहा होता है, इन्वेस्टर का पैसा चल रहा होता है। लोग लोन ले लेते हैं, ईएमआई के ट्रैप में फंस जाते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल उनकी मंथली ईएमआई जानी ही जानी है। वो लोग कहीं जॉब कर रहे थे, उनको लोन इजीली मिल गया, अब उनको जॉब छोड़नी पड़ रही है, 3 साल बाद 4 साल बाद कोई इशू आ गया, उनको जॉब छोड़नी पड़ रही है, नहीं छोड़ पा रहे। जॉब के अंदर टॉक्सिसिटी चल रही है, मैनिपुलेशन चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, वो परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, लेकिन जॉब नहीं छोड़ सकते क्योंकि भैया जॉब छोड़ी तो पैसा नहीं दे पाएंगे, तो घर भी जाएगा और गाड़ी भी जाएगी। बड़ी प्यारी कहावत है इसमें तेरा घर जाएगा, वही वाला गेम है। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ यार बिल्कुल, आपने जैसा मेंशन किया, आज जैसे ही एक पर्सन को जॉब मिल जाती है, सबसे पहले उसके पास क्रेडिट कार्ड कंपनीज आती है और उसको सजेस्ट किया जाता है कैसे उसको कार की एक जरूरत है। और चलो जैसा आपने बोला कि वो अपनी फ्यूचर इनकम स्पेंड कर दे रहा है आज, वो तो एक पार्ट है, वो एक्चुअली अपनी फ्यूचर इनकम के साथ साथ अपनी फ्यूचर फ्रीडम भी सेल कर दे रहा है। क्योंकि आज से 6 महीने बाद अगर उसकी इच्छा होगी कि यार मेरे को अपनी जॉब छोड़नी है, मेरे को कुछ और करना है, मेरे को बिजनेस करना है, वैसे नहीं हो रही जॉब, तो ये डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने घर की, वर्क की, सबकी, उसके बाद उसको अपनी सैलरी का 30% कार लोन में देना है। तो जब आप एक लोन लेते हो, कोई कार खरीदते हो, आप अपनी सैलरी तो दे ही रहे हो, लेकिन अपने अगले 6 महीने 10 महीने या जब तक भी वो लोन चलता है उसकी पूरी अपनी फ्रीडम सेल कर रहे हो। आप अपने आप को टाई कर रहे हो कि यार अगले 10 साल मतलब अगले 4 साल तक जब तक मेरी कार लोन है तब तक तो मेरे को जॉब ही करनी है। क्योंकि वो बंदा उस प्रेशर में डिसीजन नहीं ले सकता। अभी कल को मेरे को खुद का बिजनेस शुरू करना है, मेरे को पता है मेरे पास एक भी लोन नहीं है, मेरे पास अगर बस महीने के 20,000 रुपए मेरे को चाहिए, मेरे को कुछ ईएमआई नहीं देनी है, मैं आराम से अपना गुजारा कर सकता हूँ। लेकिन जिसकी ईएमआई है वो ये नहीं डिसीजन ले पाएगा, तो वो फंस जाता है। तो वो अपनी फ्यूचर इनकम के साथ अपनी फ्यूचर इंडिपेंडेंस भी सेल कर देता है। आगे के जो क्वेश्चंस है ना आपकी दूसरी अथॉरिटी पे हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, राइट? लोगों के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस है। तो बहुत लोग इंडिया में यूट्यूबर इंस्टाग्रामर बनना चाहते हैं, फेमस इन्फ्लुएंसर, उनके लिए बात करते हैं। ठीक है, इसके फायदे और नुकसान बताओ। अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, क्या फायदे है क्या नुकसान है? देखो फायदे तो फायदे ही हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपसे मिला, मैं आपसे आज से पहले कभी नहीं मिला, मैं मतलब इतने सारे इंपॉर्टेंट लोगों से, अच्छे लोगों से आप कनेक्ट कर पाते हैं जस्ट बिकॉज आपका सोशल प्रेजेंस होता है। आपके दोस्त बनते हैं, और ऐसे दोस्त नहीं जो टाइम पास वाले हैं, मीनिंगफुल दोस्त बनते हैं, मीनिंगफुल कनेक्शंस बनते हैं दूसरी सिटीज में, दूसरी कंट्रीज में, और वो आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैं यहाँ पे आया, आपसे बात करी, आपकी इंडस्ट्री के बारे में जाना, आपके बिजनेस के बारे में जाना, तो ये सब मेरे लिए बहुत लर्निंग है, बहुत इंसाइटफुल है। तो ये एक बहुत बड़ा होता है फायदा होता है सोशल मीडिया का। दूसरी चीज होती है आपका कहीं ना कहीं एक पैसिव इनकम बिल्ड होना भी क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे वीडियोस करते हैं तो आपके पास लगातार आपको अपने डेली काम करने के पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास स्पॉन्सर्स हैं। आज से 6 महीने पहले, 10 महीने पहले, 2 साल पहले मेरे पास स्पॉन्सर्स नहीं थे। तब भी मैं वीडियोस बना के डालता था यूट्यूब पे। कोई आईपीएल का बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कभी कैंपा कोला का बिजनेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कभी कोई शार्क की कंपनी का एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिजनेस मॉडल। तो ये सब मैं कर रहा था क्योंकि मेरे को जेन्युइनली अच्छा लगता था, मेरे को ये सब के बारे में बात करना अच्छा लगता है, बिजनेस डिकोड करना अच्छा लगता है, और ये सब करने के मेरे को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द फायदा ऑफ कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, आपके तो फॉलोअर्स बहुत जल्दी 1 मिलियन होने वाले हैं, 7.5 पे आप पहुंच गए हैं, 7.5 लाख। मैं एक जनरली जानना चाह रहा हूँ ऑडियंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना पैसा मिलता है एक ब्रांड कोलैब के लिए इंस्टाग्राम पे? यार ये बहुत ज्यादा वेरी करता है। देखो आप पर अगर मैं आपको बोलूं तो एट दिस रेट आप कहीं भी लगभग 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक चार्ज कर सकते हो एक रील का। बट अगेन ये डिपेंड करता है, कुछ लोग सोचते हैं कि फॉलोअर्स अगर हम खरीद लेंगे, या मतलब बहुत बड़ा मैटर ये करता है कि आपकी ऑडियंस किस क्वालिटी की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई डांस की रील डाल रहे हो, कोई कॉमेडी वीडियो बना रहे हो, तो शायद आपको इतना नहीं मिले। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप थोड़े ज्यादा उस नीश में हो जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस है, फाइनेंस की ऑडियंस है, सैलरीड लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, रियल एस्टेट वाले लोग हैं, या आप कुछ भी एजुकेटिव पढ़ा रहे हो, तो इन सब में ब्रांड ज्यादा पैसे पे करने को रेडी रखते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा वेरिएबल है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके लिटरली 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो मेरे को मैसेज करते हैं, अरविंद भाई मेरे को एक भी डील नहीं मिली है, मेरी हेल्प कर दो। मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा हमने लास्ट डील कितने में लॉक करी थी? वो बोलते हैं कि भाई हम मेरे को 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, आज तक उन्होंने एक ब्रांड डील नहीं करी। इसलिए नहीं क्योंकि वो उनको करनी नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको मिल नहीं रही है। तो ये बहुत बड़ा डिलेमा आ जाता है कि
आपके फॉलोअर्स हैं, आपके व्यूज हैं, लेकिन पैसे नहीं आ रहे। तो जो आपकी नीश है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। चलो निश की बात कर लेते हैं। कौन कौन से निशेज है जिसमें ज्यादा पैसा है, कौन से निशेज है जिसमें थोड़ा कम पैसा है, फिर लोएस्ट मॉडरेट सब बताइए एक बार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंस में और टेक में है। ठीक है। सिंपल रीजन है, टेक कौन, अगर कोई एक 80,000 रुपए का कैमरा ले रहा है, देख रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पास परचेजिंग पावर होगी, उसका परचेजिंग इंटेंट होगा। क्योंकि आप देखेंगे कैमरा लेना और ये सारी जो भी टेक की चीजें होती हैं, ये कोई भी ऐसे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। कोई कैमरा देखना कैसे चलता है, कैसे फंक्शन करता है, उसका कोई ट्यूटोरियल हो गया, उसको यूज कैसे करते हैं, ये वही लोग देखते हैं जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगेन बहुत हाई पेइंग कैपेसिटी है। फाइनेंस हो गया, फाइनेंस का कंटेंट भी यूजुअली वो लोग देखते हैं जिनके पास या तो अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, या अच्छे पैसे कमा रहे हैं, या अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं। तो अगेन इनका भी जो बाइंग इंटेंट होता है वो अच्छा होता है। इसी के साथ अगर मैं आपको मॉडरेट में बताऊं, तो फिर आपका फैशन हो गया, स्किन केयर हो गया, परफ्यूम्स हो गया, या जितना भी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं मिड कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पैसा मिल जाता है पर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके 2-2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तब भी उनको एक फैशन कोई कपड़े पहनने के रील डालने के लगभग 20,000 रुपये मिल रहे हैं, 30,000 रुपये मिल रहे हैं। उसी तरफ अगर किसी के फाइनेंस में इसमें हो तो उसको लगभग 2 लाख रुपये मिल सकते हैं सेम रील के, क्योंकि उसकी ऑडियंस वैसी है। तो फैशन में हो सकता है आपको ब्रांड कोलैब ज्यादा है। और फैशन में क्या होता है ना, अक्सर ब्रांड क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको कपड़े भेज देंगे। अब स्टार्टिंग में सुनने में अच्छा लगता है, जो बंदा कॉलेज में है या जो स्टार्ट कर रहा है वो खुश होता है कि यार मेरे को कपड़े मिल जाएंगे, जिस कपड़े को मेरे को 4 बार सोचना पड़ता था खरीदने से पहले, वो मेरे को फ्री में मिल रहा है। लेकिन ये सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। आप कितने कपड़े ले लोगे? 10 डील्स करिए आपने, आपके पास 40 पेयर ऑफ क्लोथ्स आ गए, उसके बाद क्या करोगे? मतलब वेल्थ बनाने के लिए तो पैसा चाहिए ना यार। और वो पैसा, मतलब ये इंडस्ट्री ऐसा है कि वो आपको पैसे में नहीं पे करेंगे, वो आपको बार्टर में पे करने की कोशिश करेंगे। कोई क्रीम कंपनी है तो आपको क्रीम भेज देंगे, तो वो एक चीज आ जाती है। इसी के साथ फिर सबसे लोएस्ट तो आ जाता है कि अगर कोई बंदा कॉमेडी नीश है, तो इनमें काफी कम पैसा मिलता है, क्योंकि इनके पास व्यूअरशिप भले ही लार्ज होती है, लेकिन कोई भी किसी कॉमेडी को देख रहा है तो फिर उसमें उनका इतना बाइंग इंटेंट नहीं होता। तो वही चीज़ है कि कोई भी ये जो कॉमेडी नीश होती है, फनी नीश होती है, इसके अंदर लोगों का बाइंग इंटेंट नहीं होता, तो सबसे कम पे उसी इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, जो ऐसे वाले चैनल हैं एजुकेशन वाले, स्किल सिखा रहे हैं, बिजनेस सिखा रहे हैं, इनके लिए क्या कहना है आपका? ये लोग ये भी काफी अच्छा ग्रो करते हैं। इनका सिंपल रीजन होता है, फॉर एग्जांपल अगर जो एआई वाले हैं आजकल, उनको भी काफी अच्छा पेमेंट मिल रहा है, क्योंकि हर एआई कंपनी सबसे पहले ये हेवीली फंडेड है। देखो जितना बड़ा फंडेड प्लेयर होगा वो उतना ही पैसा खर्च करने को रेडी रहता है। अब जितनी भी जैसे एआई कंपनीज है, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लॉड हो गया, या और भी कोई एआई कंपनी है, ये सब लोग फंडेड कंपनीज होती है। तो ये लोग इनको मार्केटिंग ही करनी है एट द एंड, और तो इनकी कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। अगर मान लो एज अ यूजर मैं ऑनबोर्ड हो जाता हूँ, तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा मेरे को ऑनबोर्ड करने के लिए। तो ये लोग अगेन इसमें अच्छा खासा इनको पे किया जाता है इस निश में भी। एक बात बताइए, क्लॉड और चैट जीपीटी में से बेटर क्या है? क्लॉड, आज के टाइम पे क्लॉड। कैसे यार? क्लॉड ना, मतलब आप एक बार कोई भी यूजर यूज करेगा ना, तो एक बार उसको यूज करते ही डिफरेंस फील हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि जो क्लॉड है वो एक तो आजकल आपका पूरा कंप्यूटर हैंडल कर सकता है। ओके। फॉर एग्जांपल जो चैट जीपीटी है वो आज भी सिर्फ एक ब्राउजर या ऐप है। अगर आज आप क्लॉड को बोलते हैं कि यार एक काम करो, एक पूरा ऐप बना दो, वो लिटरली इतनी कैपेबिलिटी रखता है, वो A to Z पूरा ऐप बना देगा। ये चीज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी करके दिखा रखी है कि कैसे आपका 10 मिनट में वो पूरा A to Z पूरा ऐप रेडी टू यूज कर देता है। कोई पीपीटीज बनानी है, कुछ भी करना है, फॉर एग्जांपल इनफैक्ट मेरे को जैसे बीइंग ऐसे कंटेंट क्रिएशन फील्ड से मेरे कंप्यूटर पे काफी सारी फाइल्स रहती हैं, वीडियोस होते हैं जो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो ऑटोमेटिकली पूरा उसका कंट्रोल लेके हर चीज सॉर्ट कर देता है कि भाई सारी जिम की क्लिप्स इधर है, सारी लेट्स से फाइनेंस की क्लिप्स इधर है, सारा लेट्स से कोई अगर मैं मील प्रेप दिखा रहा हूँ तो उसकी क्लिप्स इधर है। मतलब वो खुद इतना इंटेलिजेंट हो चुका है कि वो सेग्रीगेट कर लेता है कौन सी क्लिप किस चीज की है। तो और चैट जीपीटी मतलब अभी तो इसके आसपास भी नहीं है, तो ये सीन है। आपने ना मुझे कंटेंट क्रिएट करने के या इन्फ्लुएंसर बनने के फायदे तो बता दिए, नुकसान नहीं बताए। कोई नुकसान लगते हैं? जो नुकसान ना वो पूरी प्रोसेस में, मतलब ग्लोरीफाइड है अभी जो ऐसी चीजें मैंने बताई, अब लोग इसको रील्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए जो एफर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। इन सेंस की फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब करते हैं, आपने आज काम किया, अगर आपको पता है कि आज काम करने के लिए आपको 1,000 रुपए मिले होंगे, अगर आपकी सैलरी 30,000 है महीने की, आपको पता है आज मैं जॉब पे गया तो 1,000 रुपए मिले, तो आप खुश हैं। कंटेंट क्रिएशन में ऐसा नहीं है। आप 1 महीने तक कंटेंट बनाएंगे, 2 महीने तक, 3 महीने तक, मे बी 1 साल तक, आपको कोई पे ही नहीं करेगा। आपको लगेगा भाई मैं ये सब घंटे डाल रहा हूँ, ये वेस्ट हो रहा है पूरा। सही बात है। तो ये जो फील है ना कि यार मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा है इसमें। तो ये डिसएडवांटेज है। इसी के साथ कुछ लोगों के जैसे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज होते हैं, वो थोड़ा फन उठाते हैं, मड़ाते हैं। एक तो आपको अपने आप को एक्सपोज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी
डार्क साइड भी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो किसी को मेरी आवाज़ नहीं अच्छी लगती, किसी को मेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगती, तो लोग आके कमेंट में लिखेंगे। अब मैं ऑलरेडी इनसिक्योर हूँ, अब वो आके लिखेंगे भाई तेरी हेयर स्टाइल गंदी है, तेरा आवाज़ अच्छी नहीं है, तो अब मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो और कम हो जाएगा। तो ये थोड़ी और चीज़ें हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन एडवांटेजेस उससे काफ़ी ज़्यादा है मेरे ओपिनियन में। बट ये वाला जो आपका था फियर ऑफ बीइंग जज्ड, यू नो, स्क्रीन पर कोई हमें देख रहा है, हमें पसंद नहीं कर रहा है तो कुछ लिख देगा नीचे जाके। बिल्कुल। कुछ लोग तो 1 मिनट नहीं लगाते, गाली लिख देते जाके, हाँ। राइट। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन जिंदगी की वहाँ जाके निकालते हैं, जिसको वो जानते भी नहीं है। बिल्कुल, हाँ। वाओ। बट इसके अंदर एक और डार्क साइड है जो मुझे नजर आया, सबको नजर आया पूरे इंडिया में, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, वुड यू रादर, यू अंडरस्टैंड दैट ना? सो इतना सालों से उसने इतना इज्जत कमाई, और एक मैं मानता हूँ कि यार मुंह से निकल गया होगा, कॉमेडी शो था, मस्ती मस्ती में उसने बहुत कुछ बोल दिया। कई बार क्या होता है, इंसान वैसा नहीं होता, इन्वायरमेंट उसको वैसा बना देता है। वो इन्वायरमेंट ही ऐसा था कि उसको किसी को समझ नहीं आ रहा था कौन क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, उसके मुंह से निकल गया। अब मेरे को नहीं पता, समय राणा तो कहते हैं 8 बार बोला था, वो तो आई डोंट नो, रियली डोंट नो, बट जो भी है बोल दिया। अब बोल के उसके साथ कांड हो गया, वो अब तक भी नहीं सुधरा है, आज तक भी मतलब उस चीज को वो रिकवरी चल रही है उसकी। तो मतलब एक छोटी सी गलती आपके सोशल मीडिया करियर को खत्म भी कर देती है। एक तो मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ, हाँ। बनाने में 1 साल 2 साल 3 साल लगे, अब बन गया, अब प्लेटो फेस पे आएगा, 5 साल अच्छा चला लिया, एक गलती करी रणवीर की तरह, समय की तरह, जो भी मतलब एक गलती हो गई, और एक गलती ने वापस डाउनफॉल लेके आ गए। इनका तो अच्छा कमबैक हो गया, टैलेंटेड लोग थे, वो बहुत अच्छा पॉडकास्टर है, वो बहुत अच्छा कॉमेडियन है, कोई कंपटीशन नहीं है दोनों का, दोनों जबरदस्त हैं, लेकिन बहुत लोगों का कमबैक भी नहीं होता, जिंदगी भर के लिए वो अपनी लाइफ पूरी खत्म कर देते हैं और उसके बाद कुछ करने के लायक नहीं बचते। इतना पॉपुलर फेस हो चुका है, अब क्या करेंगे, मतलब इतनी इंसल्ट हो चुकी है, उनका डार्क साइड दिख चुका है, अब जो भी करेंगे बर्बादी है उनके लिए। तो ये वाला साइड बहुत खतरनाक लगता है मुझे सोशल मीडिया पे, स्पेसिफिकली ऐसी फील्ड्स में जहां पर आपको कॉमेडी करनी है। कॉमेडी तो बहुत डिफिकल्ट हो गई है, कॉमेडी के लिए किसी का मजाक तो उड़ाना पड़ेगा, बिल्कुल, हाँ। खुद का या किसी का तो उड़ाना पड़ेगा, एक कम्युनिटी का किसी का तो मजाक उड़ाना पड़ेगा, नहीं तो हंसेंगे कैसे। जिसका उड़ाया उसको लग गया, अब जिसको लग गया उसने क्या एक्शन लिया, वो कितना लगेगा वो नहीं पता वापस आके। तो ये बहुत डिफिकल्ट डार्क साइड भी है इसका, राइट। बिल्कुल। तो इन्फ्लुएंसर बनने से पहले इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ अच्छे साइड्स नहीं देखने अपने को। बट आई फील कि ये मतलब बहुत माइन्यूट केस है। फॉर एग्जांपल आज इंडिया में इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे जो केस होते हैं वो मतलब बहुत रेयर होते हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये बहुत छोटा सेगमेंट है, और ये तो यार हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक म्यूचुअल फंड मैनेजर हूँ, मैं हजारों करोड़ रुपए मैनेज कर रहा हूँ, मैंने कोई एक गलत पोजीशन ले ली, कहीं गलत कंपनी में डाल दिया, तो हो सकता है जिसकी वजह से मैंने इतने सारे करोड़ों का नुकसान हो जाए, मेरे को मेरी जॉब से निकाल दिया जाएगा, मेरे पोर्टफोलियो पे आ जाएगा कि भाई आपने तो 50 करोड़ रुपए गवा दिए थे एक दिन में, वो भी आम जनता के, तो मेरे को अगली बार कभी भी म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर जॉब नहीं मिले। तो मतलब ये जो रिस्क होते हैं, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कल को मोदी जी आके कुछ भी अपने स्पीच में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी वर्ड्स की वैल्यू है। तो इन्फ्लुएंसर्स का भी सेम है, आई फील कि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपके वर्ड्स की वैल्यू है, तो आपको सोच समझ के बोलना पड़ता है। वेरी नाइस एग्जांपल, वेरी नाइस। तो ये जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, ये कब मान ले कि ये अब हमारा फुल टाइम करियर बन चुका है, या कब लगता है कि बीइंग इन्फ्लुएंसर ये मेरा फुल टाइम करियर है अब? अच्छा, तो देखो ऑनेस्टली मेरे को तो आज तक नहीं लगता कि मेरा फुल टाइम करियर, आज भी नहीं लगता? हाँ, अभी तक तो नहीं लगता है मेरे को। अच्छा। क्योंकि यार मेरे को अभी ऐसा है कि मेरे को सिर्फ देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आप फुल टाइम एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो तो अभी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है थोड़ी सी, मतलब सीखना कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कल को मैं एक फाइनेंस पेज बनाता हूँ, मतलब बना ही रखा है ऐसे, तो मतलब कल को अगर मैं सिर्फ फाइनेंस पढ़ाने लग जाता हूँ तो ठीक है, चलो मैं ऑडियंस को सिखा रहा हूँ कुछ नया, लेकिन मैं खुद नया कब सीखूंगा फिर? मेरे को कब नया इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा, इंडस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलेगा? तो एटलीस्ट मी बीइंग इन फाइनेंस फील्ड, मेरा ये मानना है कि यार मैं खुद भी तो पढ़ता रहूँ। इसलिए मैं आज भी जैसे CFA लेवल 3 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सेबी के NISM के एग्जाम्स लिखता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को कुछ सीखने को मिलता रहा, मैं खुद ग्रो होता रहूँ। और जब मैं खुद ग्रो होऊंगा तभी अपनी ऑडियंस को भी बेटर एजुकेट कर पाऊंगा, और मेरे को भी लाइफ में थोड़ा और कंप्लीशन फील होता है कि यार मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। तो ये एक चीज है। तो बाकी अगर जो दूसरे लोग हैं या जो दूसरी फील्ड है जिसमें मे बी इतना कुछ लर्निंग की जरूरत नहीं है, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है ना, हर कोई इन्फ्लुएंसिंग से डाइवर्सिफाई करता है। कोई बिजनेस खोल लेता है, कोई ब्रांड खोल लेता है, क्योंकि सबको पता है कि ये करियर थोड़ा सा ऐसा है जो मतलब नीचे जा सकता है। किसी के आज व्यूज 1 मिलियन आ रहे हैं, हो सकता है कल कम आने लग जाए। तो सब लोग कोई ना कोई, आप आशीष जलानी को देख लीजिए, बीवी की वाइन्स को देख लीजिए, हर कोई अपना ब्रांड खोल लेता है, एक खुद की कोई ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाता है, तो वो हर कोई कर रहा है। तो यही सबसे बेस्ट चीज है कि आप जब पैसा कमा सकते हैं कमाइए, पर उसी के साथ डाइवर्सिफाई करिए, उसी के थ्रू एक बिजनेस भी बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि कल को अगर आपके व्यूज आना बंद हो गए तब भी आपके पैसे नहीं रुकने चाहिए, तो उसके लिए आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। राइट।
किसी के 1 मिलियन फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, सेम फील्ड में उसके मान लो फॉलोअर्स होते हैं यूट्यूब पे, तो वो ज्यादा किस में कमाता? दोनों में से कोई एक प्लेटफॉर्म होता है? 100% यूट्यूब। यूट्यूब पे ज्यादा? 100%। कैसे, क्यों? क्योंकि देखो यूट्यूब के जो 1 मिलियन है, पहली बात यूट्यूब पे आपको लोग मर्जी से देखते हैं। देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। यूट्यूब पे आप जब जाते हैं आप चूज करते हैं आपको कौन सा वीडियो देखना है। इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं होता। इंस्टाग्राम पे आप रील सेक्शन में स्क्रॉल करते हैं, किसी का भी वीडियो आ जाता है नेक्स्ट। राइट। तो YouTube के जो 1 मिलियन लोग हैं वो आपको जानते हैं और इसलिए वो आपको उधर आके देख रहे हैं आपका वीडियो, टाइप करके ढूंढ रहे हैं या उनके जो ब्राउज पेज में आ जाता है तो वहां पे जाके क्लिक कर रहे हैं। तो ये आसमान जमीन का डिफरेंस है। एक तरफ दूसरी तरफ जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है उन्होंने ऐसे फीड में किया होगा, आपका वीडियो आया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने फॉलो बटन दबा दिया होगा। वो चूज करके आपको नहीं देखते हैं कभी भी। आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि आप रणवीर आलावरिया सर्च करेंगे और फिर देखेंगे आज इसने कौन सी रील डाली है। बहुत कम लाइकलीहुड ऐसा होगा। बस पेज पे आ जाती है इसलिए लोग देख लेते हैं। तो जो YouTube की ऑडियंस है वो बेसिकली थोड़ी ज्यादा फैन कैटेगरी की होती है, या वो आपको आइडियलाइज करते हैं कि यार अर्पित शर्मा को अगर मैं सब्सक्राइब कर रखा है मतलब मेरे फाइनेंस का चैनल है, इसको फाइनेंस की इनसाइट है इसलिए है। इंस्टाग्राम पे थोड़ा ऐसे उतना सीरियस लोग नहीं होते हैं। तो ये चीज है, इसलिए यूट्यूब की ऑडियंस 100% ज्यादा लॉयल रहती है। बट ब्रांड कोलैब कहाँ ज्यादा भागते हैं, इंस्टा पे या यूट्यूब पे? वो भी देखो यूट्यूब पे डेफिनेटली ज्यादा पे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं यूट्यूब पे और 1 मिलियन आ रहे हैं इंस्टा पे, तो मेरे को यूट्यूब पे कम से कम भी लगभग 3 से 4x प्राइस मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। अच्छा। हाँ आराम से, क्योंकि आराम से इतना। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो जब मेरा पहला कोलैबोरेशन मैंने किया था अपने यूट्यूब पे, तो मेरे 3000 व्यूज आते थे, मतलब 2-3 हजार व्यूज। अच्छा। उस पे भी ब्रांड्स मेरे को 30,000 रुपए देने को रेडी थे। अब आप सोचो इंस्टाग्राम की 3000 व्यूज पे कौन ही पैसे देता है। तो मतलब आसमान जमीन का डिफरेंस है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम के 3000 आपके व्यूज आते थे, आपको 30,000 दिए यूट्यूब पे 30,000 दिए? अच्छा मिले। अच्छा, इंस्टाग्राम पे ये होता तो कहीं ना कहीं वो 3,000 होता ही नहीं, शायद होता ही नहीं, वो तो होता ही नहीं। इंस्टाग्राम पे तो अगर आपके 10,000 20,000 व्यूज आते हैं तो भी आपको हार्डली 1,000 रुपए दिए जाते हैं। ओके। क्योंकि मतलब ये चीज़ है। तो यूट्यूब पे डेफिनेटली, और एक और चीज़ है ना, यूट्यूब पे जो कंटेंट होता है वो अलाइव रहता है। फॉर एग्जांपल अगर व्यूअर्स भी आप भी कभी अपने ब्राउज करेंगे तो आपको वो वीडियोस भी सजेस्ट होते हैं जो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले बने थे। फॉर एग्जांपल अगर होली आ रही है तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा आशीष चलचलानी का कोई वीडियो होली के ऊपर जो आज से 3 साल पहले डला होगा। लेकिन इंस्टाग्राम का जो कॉन्टेंट है उसकी लाइफ बहुत छोटी है। आपको रील आपकी फीड में आएगी ही नहीं जो मान लो 1 महीने से पुरानी हो। अगर मैंने कोई रील, तो बेसिकली यूट्यूब पे तो कंपाउंडिंग काम कर रही है। आपने 100 वीडियो डाले, आज भी वो 100 वीडियोस लोगों को दिखाए जा रहे हैं। लेकिन रील्स में ऐसा नहीं है, उसमें आपने 30 रील्स डाली, अगली 30 तो पुरानी 30 डेड हो गई। ओके। तो ये सीन है। नाइस एक्सप्लेनेशन। आपने बहुत साल निकाल लिए हैं और इन्फ्लुएंस भी बहुत बना लिया है फाइनेंस में। अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ लेसन को मैं जानना चाहूँ कि आपका लाइफ लेसन क्या है, एक फाइनल मैसेज ऑडियंस के लिए, वो क्या होगा? यार एक फाइनल लेसन ये होगा कि जैसे सबसे पहले तो एक फाइनल लेसन ये होगा कि अगर आपको समझ नहीं है तो ऑप्शन से दूर रहिए। क्योंकि मैंने सबसे पहले जब ऑप्शंस के बारे में सीखा था तो मैंने ऑप्शंस के बारे में सीखा, मेरे को लगा यार तो बहुत इजी है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में तो दिखाया जाता है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है और लिमिटेड लॉस है। ये इक्वेशन देख के बहुत अट्रैक्शन होता है और आई थिंक सभी को होता है, इसलिए उसकी तरफ सब भागते हैं। लेकिन जब मैंने पहली बार किया था तो मेरा लगभग 4-5 हजार रुपए का लॉस हो गया था। और उसके बाद मेरे में समझ थी कि मैंने सोच लिया कि भाई जितना ईजी दिखता है उतना है नहीं, तो मैंने उसके बाद वो चीज़ करी नहीं। तो एक ये चीज़ है। इसी के साथ स्टार्टिंग में मैं भी अपना बहुत सारा पैसा एफडी में रखता था और डरता था स्टॉक मार्केट से। तो ये चीज़ नहीं करो। आज के बेस्ट चीज है आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करो, तो आपको ओवरऑल मार्केट एक्सपोजर रहेगा, आपको रिस्क भी नहीं रहेगा और आपका पैसा अच्छे से ग्रो भी होता रहेगा। वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग। सो अर्पित जी, बिल्कुल एंड हो रहा है हमारे पॉडकास्ट का। जी, पॉडकास्ट बहुत लंबा था और डिटेल में था, पर आपने बहुत स्पीड में बहुत सारा डिलीवर किया है। मुझे लग रहा है ऑडियंस के पास बहुत कुछ पहुंचने वाला है, नॉट इन द फॉर्म्स ऑफ रील्स और द वीडियो। बहुत सारी एजुकेशन आपने दी है। फाइनेंस को लेके तो आपने मतलब ब्रेन पूरा ऐसा बोलते ढक्कन पूरा खोल दिया है। मजा आ गया, थैंक यू, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। एंड आपको ये एक अथॉरिटी बोल रही है जो बिजनेस में बहुत सालों से काम कर रही है, राइट? It's a pleasure for me also to hear something like that from you. Yes, and ये ब्रूटली ऑनेस्ट पॉडकास्ट था। आपने बिल्कुल अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट दिया है, मुझे बहुत मजा आया। Thanks for coming in. Thank you so much for having me. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. राधे राधे। राधे राधे। So, सबसे पहले तो पूरा एपिसोड देखने के लिए दिल के कोने कोने से धन्यवाद। अभी हम बात करना चाहते हैं आपसे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में हमें 3 सवालों का जवाब दीजिए, हम आपको हर एक सवाल का नीचे रिप्लाई करेंगे। नंबर 1, आने वाले एपिसोड्स में आप कौन से गेस्ट को हमारे साथ देखना चाहते हैं? नंबर 2, उस गेस्ट से आप एग्जैक्टली क्या ब्रूटली ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मतलब आपका उनसे क्या सवाल है? और तीसरा सबसे मुश्किल क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा
कि क्या आप हमारे साथ, हमारे यहाँ, हमारे साथ पॉडकास्ट पे आना चाहेंगे, हमारे हर एक सवाल का जवाब देना चाहेंगे, अपनी कहानी पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हम कहेंगे प्लीज आइए, क्योंकि हम सबको आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। हम बस आपसे ये चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, अपनी बात रखें। हम कमिटमेंट करते हैं, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे, हर एक बात का कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। हम कमेंट बॉक्स पे आपसे बात करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए, कमाल रहिए और द निखिल गंभीर शो देखते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, ग्रो 25x।